हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये हमारा डे 26 है। आज हम अपने इस डे 26 में टॉपिक नंबर 501 से लेके टॉपिक नंबर 520 तक को कवर करेंगे, जो कि प्रीलिम्स की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज का डे 26 है। आज हम अपने इस डे 26 में टॉपिक नंबर 501 से लेके 520 तक के इम्पॉर्टेंट टॉपिक अर्थात मॉडर्न इंडिया के टॉपिक को कवर करेंगे। ऑलरेडी आपको पता है कि हमने अपने प्रीवियस सभी पार्ट्स में 1919 से लेके 1947 तक की इम्पॉर्टेंट घटनाओं को कंप्लीट कर लिया था। हमने एक तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन के अपने तीसरे चरण को कवर कर लिया था, और हमने आपको ये भी बताया था शुरू में कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मूलतः 3 चरण थे, जो कि आज़ादी में रोल अपना प्ले करते हैं, जिसमें को हम कांग्रेस की स्थापना से लेकर आज़ादी तक की घटनाओं के रूप में देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि आज हम आपको आज़ादी के उन 2 चरणों के बारे में बता देंगे। अर्थात हम आज आपको 1885 में कांग्रेस की स्थापना से लेकर गांधी के आगमन के पहले तक की पूरी कहानी बता देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका राष्ट्रीय आंदोलन के तीनों चरण पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये सारे टॉपिक पसंद आएंगे। और वैसे भी हम आपको जो मॉडर्न इंडिया पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये पोर्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, और यहाँ से क्वेश्चन आप ये मान कर चलिए कि 12 से 13 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए हम आपको इन टॉपिक से पढ़ाने की शुरुआत कर रहे हैं। क्लियर? तो ऑलरेडी हमारे प्रीवियस पार्ट आ चुके हैं। उम्मीद है कि आपने उन सभी पार्ट को देखा होगा। तो हम अपनी आज की इस क्लास की शुरुआत करें। इससे पहले जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हमने आपकी तैयारी को हर हाल में कंप्लीट कराने के लिए लेट्स क्रैक नाम की प्रीलिम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें न केवल हम आपको जीएस के 2000 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराते हैं, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमने आपको साइंस टेक, रीजनिंग, मैथ, ये सारी चीज़ें कंप्लीट कराने की कोशिश की है, जिसमें हमने आपको साइंस टेक कवर करा दिया है, जिसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी आपको कंप्लीट करा दिया है, एनवायरनमेंट आपको कवर करा दिया है। इसके अलावा हमने आपको मेडिवल इंडिया के इम्पॉर्टेंट पोर्शन को भी कंप्लीट करा दिया है। अब हम आपको मॉडर्न इंडिया कवर करा रहे हैं, और मॉडर्न इंडिया कवर होने के बाद हम आपको इंडियन पॉलिटी को कवर कराएंगे, जिससे हमारे ये सभी टॉपिक पूरी तरह से कवर हो जाएंगे। क्लियर? करंट अफेयर्स में हम आपको 24 से 36 महीनों के करंट अफेयर्स को कवर कराते हैं, और विगत वर्षों में आए हुए पेपर्स यानी कि बैक ईयर को हम आपको काफ़ी अच्छे से विश्लेषित करके बताते हैं, कि ताकि आपको एमसीक्यू को देखकर ही कैसे ट्रिक्स और टैक्टिक्स के माध्यम से अपने आंसर को हर हाल में निकालना है। इसके अलावा हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर नित्य 80 से 100 एमसीक्यू प्रोवाइड कराते हैं, जो कि प्रीलिम्स की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। साथ ही वहां पर जुड़ने के बाद आपको वहीं से एक और टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, जिसके माध्यम से आप हमारी कई सारी बुक्स को, पीडीएफ्स को वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और ये बुक्स और पीडीएफ आपकी इच्छा के अनुरूप होती हैं, अर्थात आपको जो चाहिए होता है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको उस ग्रुप में हर एक तरीके की बुक, हर एक तरीके का नॉलेज प्रोवाइड कर सकें। क्लियर? तो अब हम अपने आज इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सिंपल सी बात है, दिमाग में आपके पहले आएगा कि आखिरकार कांग्रेस का मतलब क्या होता है, कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, कांग्रेस की स्थापना करने के पीछे का पर्पस क्या था, और कांग्रेस की जब स्थापना हो गई तो उससे संबंधित जो विवाद थे, जो मत थे, वो कौन कौन से थे। इतनी सारी बातें आपके मन में चल रही होंगी। तो हम आपके लिए क्या करते हैं कि पहले एक बेसिक पूरी स्टोरी आपको बता देते हैं पीछे की, ठीक है, ताकि जब आप कांग्रेस को पढ़ें तो आपके दिमाग में एक इमेज पूरी क्रिएट रहे कि अच्छा, कांग्रेस का मतलब ये होता है, कांग्रेस की स्थापना इसलिए हुई थी, इसलिए आगे चलकर कांग्रेस ने ऐसे ऐसे अपना स्वरूप अख्तियार किया। तो ये सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। क्लियर? तो हम आपको बिल्कुल बेसिक से बताते हैं। तो आपको जैसा कि जानते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद भारत में महारानी के शासन की शुरुआत होती है, और महारानी के शासन की जब शुरुआत हुई तो ये कहा गया कि अब अच्छे दिन आ जाएंगे, अर्थात
कंपनी जो थी वो बुरे दिनों का प्रतीक थी, लेकिन महारानी यानी कि क्राउन का शासन अच्छे दिन का प्रतीक है। अर्थात इस अच्छे दिन के आने के बाद भारत की स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। भारत के हर एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। भारत का हर एक व्यक्ति अपने आप को इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस करेगा कि अच्छा ये महारानी का शासन है। जैसे आप देखेंगे कि महारानी के आने के बाद कुछ ही वर्षों के बाद पाबना में एक आंदोलन होता है, एक विद्रोह होता है। और उस पाबना विद्रोह की खास बात क्या थी कि वो जो किसान थे वो नारा लगाते हैं कि हम महारानी की रैयत होना चाहते हैं। मतलब उनके अंदर इतना विश्वास था कि महारानी है तो सब कुछ मुमकिन है, महारानी है तो भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है, महारानी है तो हमें अपनी फसलों के दूने दाम मिल सकते हैं। ये सारी चीज़ें महारानी को लेकर एक इमेज, एक प्रोपोगेंडा फैलाया जा चुका था। क्लियर? अब जब ये चीज़ें फैलाई जा चुकी थी तो वही होता है ना, सत्य तो सत्य होता है। जैसे एक बात आती है, मैं हमेशा पढ़ता हूँ कि ये जितने भी लोग होते हैं ना पॉलिटिकल, ये सभी एक ही पार्टी के या कहें कि सब एक ही रंगमंच के कलाकार होते हैं और अपना अपना रूप बदलकर बस आ जाते हैं। कभी राम बनकर आ जाते हैं तो कभी रावण बनकर आ जाते हैं, कभी वो शत्रुघ्न बनते हैं तो कभी वो कृष्ण बन जाते हैं, कभी वो भीम बन जाते हैं तो कभी कर्ण बन जाते हैं तो कभी दुर्योधन बन जाते हैं। होते वही हैं सब अच्छे अच्छे वादे करते हैं, सभी बताएंगे। उनका महारानी की घोषणा ऐसी थी कि जैसे मानो उस समय के बाद भारत में स्वर्ण काल आने वाला हो। बट वही था ना कि ब्रिटेन की सरकार कुछ भी हो, वो थी तो एक तरीके की औपनिवेशिक दास्ता से प्रेरित थी तो वो अपने आप में एक शोषणकारी ही। अंतर बस इतना था कि उसका शोषण सामने दिखता नहीं था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो शोषणकारी थी। ठीक है, तो यही हुआ कि 1857 के विद्रोह के दौरान जो मध्य वर्ग जिसने 1857 के युद्ध में साथ नहीं दिया था, वो ये चाह रहा था कि अब महारानी आ जाएंगी, यानी कि प्रबुद्ध वर्ग, अब महारानी आ जाएंगी तो अच्छे दिन आ जाएंगे। तो वो लोग इसी आशा, इसी उम्मीद से लगभग 20 वर्षों तक इंतजार करते रहे। लेकिन उन्हीं 20 वर्षों के दौरान उन्होंने कई छोटे छोटे मुद्दों की ओर ध्यान दिया, कई छोटे छोटे आंदोलनों की ओर ध्यान दिया। उन्होंने ध्यान इस बात की ओर भी दिया कि आखिरकार भारत में अच्छे दिन आ क्यों नहीं रहे, आखिरकार भारत के लोगों को रोजगार मिल क्यों नहीं रहा, आखिरकार भारत में आज भी गरीबी क्यों बनी है। क्या महारानी दोषी हैं या महारानी के पहले शासन करने वाले लोग दोषी थे? और अगर पहले शासन करने वाले लोग दोषी थे तो महारानी साहिबा अब आप आ गई हैं तो अब आप सुधार दीजिए। लेकिन वही था कि महारानी बार बार यही कहने लगी, महारानी के वायसराय यानी कि गवर्नर बार बार यही कहने लगे कि देखिए भाई समय लगेगा, अभी ये जो भारतीय है ना अभी ये गर्भ में है, मतलब एक बच्चे को भी जन्म लेने में समय लगता है। आप जब हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ते हैं ना तो वहाँ पे आपको गर्भावस्था का सिद्धांत पढ़ना पड़ता है। वो गर्भावस्था का सिद्धांत यही है कि उस समय के जितने भी लोग थे वो क्या कहते थे, कैनिंग महोदय वगैरह, कर्जन महोदय, ये सब यही कहते थे कि देखिए अभी जो भारतीय है ना वो गर्भावस्था में, अभी तो महारानी का शासन शुरू हुआ है। आप क्या चाहते हैं कि 6 साल में 70 साल की गरीबी को कोई मिटा देगा? आप क्या चाहते हैं कि 6 साल में देश को विश्वगुरु बनाया जा सकता है? मतलब ऐसे ऐसे वादे वो लोग बताने लगे। तो भारतीयों को लगा कि हाँ भाई बात तो आप सही कह रहे हो कि 70 साल में जो लूट हुई है उस 70 साल की लूट को कैसे वो किया जाए। ठीक है, तो भारतीयों ने कहा कि ठीक है चलो हम वेट कर लेते हैं कुछ दिन तक। भारतीय वेट करने लगे, लेकिन उसी समय बंगाल का जो प्रबुद्ध वर्ग था, देखिए भारत में जब जब बदलाव आया है ना तो बंगाल की धरती का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसी दिशा में भारत के लोगों में बदलाव लाने के लिए बंगाल के कई प्रबुद्ध वर्ग के युवक वो मैदान में आए। और इसी समय आपको पता होना चाहिए कि भारत में क्या शुरू हो चुका था, बताइए, सामाजिक सुधार कार्यक्रम।
यानी कि जिसको आप पुनर्जागरण बोलते हो। और इस पुनर्जागरण में अगर 1 से 2 लोगों को छोड़ दिया जाए जो सरकार पर निर्भर थे, तो बाकी के बाकी क्या थे? सरकार के शोषणवादी चरित्र पर आघात करने वाले व्यक्ति, चाहे वो स्वामी विवेकानंद की बात हो, चाहे ईश्वरचंद विद्यासागर की बात हो, चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती की बात हो, ये सब के सब स्वराज, स्वदेशी, स्वधर्म की बात करने लगे। इन्होंने राष्ट्र के निर्माण के कॉन्सेप्ट को जनरेट करने लगे और इनकी इसी भावना से प्रेरित होकर भारतीयों में एकता की भावना का सूत्रपात होना शुरू हुआ और इसी दिशा में कई सारी छोटी छोटी संस्थाएं बनकर आईं। हालांकि हम वो जो छोटी छोटी संस्थाएं बनी थी, किसने बनाई थी, उनके नाम क्या थे, वो हम आपको इसके बाद पढ़ाएंगे अपने अगले नेक्स्ट पार्ट में। बट हम यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको बता देंगे कि जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अपनी एक संस्था बनाई, इंडियन एसोसिएशन। दादा भाई नौरोजी ने अपनी बनाई, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। कई सारी अन्य संस्थाएं छोटी छोटी और बनी, सर सैयद अहमद खान ने भी बनाई। इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले ने भी बनाई, हालांकि गोपाल कृष्ण गोखले की आगे बनती है। तो ये सब ने अपनी अपनी संस्थाएं बनाई और छोटे छोटे लेवल पर ये वर्क करने लगे। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ये हमारा पूरा इंडिया है, ठीक है, ये पूरा इंडिया है, तो इस इंडिया में कई सारी छोटी छोटी संस्थाएं ऐसे बन गई, मतलब चारों ओर से घेर के, ठीक है। अब यहाँ पे कई सारी संस्थाएं जब बन गई तो क्या हुआ कि ये सब अलग अलग जाते थे कंपनी के पास कि भाई साहब कोई रिसर्च कर रहा है किस पे, धन के बहिर्गमन पे, कोई रिसर्च कर रहा है अकाल पे, कोई शोषण पे, कोई बेरोजगारी पे, कोई भ्रष्टाचार पे, कोई अधिकारियों के दमन पे, कोई आदिवासियों पे, मतलब सब लोग अलग अलग पे रिसर्च कर रहे थे। और ये सबके सब अपनी अलग अलग कंप्लेन लेके जाते थे किसके पास? गवर्नर के पास। और अलग अलग सबका विद्रोह भी होता था। इनके अलग अलग इस विद्रोह ने क्या किया कि उस समय के गवर्नर, उस समय की ब्रिटेन की सरकार और उस समय के सचिव को चिंता में डाल दिया। भाई वो ये सोचते थे कि हम एक से तो निपट सकते हैं, लेकिन इन 20 से 30 लोगों से कैसे निपटें? अर्थात ये सब अलग अलग विचारधारा के लोग अलग अलग धाराओं से आकर अलग अलग मुद्दों को लेकर हमसे बातें कर रहे हैं, हम किस किस के मुद्दे को सुलझाएंगे। अर्थात अगर ये सब ने एक साथ विद्रोह कर दिया तब तो हमारी परिस्थितियां ही उजड़ जाएंगी। तो इन्होंने एक दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया? इनको दिमाग दिया किसने? उस समय के ह्यूम ने। क्लियर? ह्यूम जो उस समय आप ये समझ सकते हैं वायसराय के सलाहकार थे, उन्होंने सुझाव दिया किसको? डफरिन को। डफरिन उस समय वायसराय हुआ करते थे। देखिए 1857 का जब विद्रोह हो गया तो 1858 में गवर्नर जनरल को ही, जो उस समय गवर्नर जनरल होते थे, उनको ही वायसराय का नाम दे दिया गया था। वायसराय इसलिए नाम दे दिया गया था क्योंकि वो महारानी के प्रतिनिधि होते थे। जैसे आप सिंपल सी बात है कि मोदी गवर्नमेंट के पहले क्या होता था? मोदी गवर्नमेंट के पहले नीति आयोग होता था, उसका नाम बदल दिया गया। मोदी गवर्नमेंट के पहले योजना आयोग होता था, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? नीति आयोग। इसके पहले क्या था? जल डिपार्टमेंट की जगह पे होता था हमारा वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, अब हमने उसको जल विभाग कर दिया। एचआरडी पहले होता था, अब हमने उसे एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दी। यानी कि नाम बस बदल दिए गए और उन्होंने नाम ही बदल दिया। तो लॉर्ड डफरिन के पास जब ह्यूम गए तो ह्यूम ने उनसे कहा डफरिन साहब से कि देखो एक बात आपको बताएं। उन्होंने बोला क्या बात? वो बोले कि एक काम करो कि आप इन सबको बुलाओ और इन सब से कहो कि देखो आप लोग अलग अलग आओगे ना लाइन लगाकर तो दिक्कत होती है, आप सब लोग एक अपना संगठन बना लो और उस संगठन में ये सारी डिमांड रखा करो। और ये सारी डिमांड जब आप उस संगठन में रखोगे तो वो एक प्रतिनिधि हमारे पास आए और उस प्रतिनिधि के द्वारा हम आपकी सारी समस्याओं को सुन लेंगे। क्लियर? उस समय के भारतीयों को लगा कि इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि ये बिखरे हुए संगठन जब एक हो जाएंगे तो सरकार को दमन करने में काफ़ी आसानी होगी।
फायदा क्या होगा कि सरकार ही बनाने को कह रही है, और जब सरकार ही बनाने को कह रही है तो सरकार कभी इसका दमन करेगी भी नहीं। मतलब ये दोनों संख्याएं एक साथ इसमें पैरेलल ही चल रही थी। अब जब दोनों संख्याएं एक साथ इसमें पैरेलल चल रही थी तो इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि फिर किया क्या जाए। तो उस समय के भारतीय क्योंकि नए नए थे, उसमें इतना जुनून और इतनी जिद थी नहीं, और साथ ही जुनून और जिद तो तभी पनपती है ना, जैसे कहा जाता है कि महत्वाकांक्षा तभी किसी व्यक्ति के अंतर्गत आ जाती है जब वो आंतरिक रूप से मजबूत होता है। और अभी इनकी इतना बड़ा व्यापक जन जागरूकता नहीं थी, ऐसा नहीं था इनके पास गांधी की तरह उतने बड़े आंदोलन के लोग हों। तो क्या हुआ, इन्होंने कहा कि ठीक है आप कांग्रेस हम बनाते हैं, और कांग्रेस नाम दे दिया गया। कांग्रेस क्यों नाम दिया गया? क्योंकि कांग्रेस का सामान्य सा मतलब होता है लोगों का एक दल, ठीक है। और इस तरीके से उन्होंने कांग्रेस की स्थापना कर दी। अब कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड मेंस में आपसे कई बार डिस्प्यूट पूछे जाते हैं कि क्या कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो डफरिन के दिमाग की उपज थी? क्या कांग्रेस केवल इकोनॉमिस्टों का एक संघ था? क्या कांग्रेस में केवल और केवल उच्च वर्गों की बातें की जाती थी? क्या कांग्रेस में किसान की अनुपस्थिति से उनके हितों की बातें नहीं की जाती थी? ऐसे कई सारे सवाल होते हैं। वो आपसे प्रीलिम में नहीं पूछेगा, वो आपसे मेंस में पूछेगा। तो जब मेंस हम आपको पढ़ाएंगे तो हम आपको वहाँ बताएंगे। लेकिन कुछ भी हो, ये कांग्रेस शुरुआती दौर में एक राष्ट्रवादी पार्टी थी। अब यहाँ पे दो बातें और क्लियर कर दूँ, कुछ बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं ये चीज़ सोचकर कि वास्तव में साहब ये जो वर्तमान में भारतीय कांग्रेस पार्टी है, क्या ये वही कांग्रेस है जो कांग्रेस आज़ादी के समय बनी थी और जिसका रिलेशन अधिकांश राजनीतिक पार्टियां करती हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। ये वो कांग्रेस 1885 वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि इस कांग्रेस को डिवाइड कर दिया गया था 2 पार्ट्स में। कब? 1969 में। 1969 यानी कि 1969 के दौर में, जब इंदिरा गांधी और उस समय के साउथ इंडिया के सबसे प्रमुख जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे के कामराज, उनको लेकर जब डिस्प्यूट हो गया, जिसमें इंदिरा गांधी को उन्होंने गुड़िया कह दिया था, ठीक है, गूंगी गुड़िया। तो इस चीज को लेकर जब डिस्प्यूट हुआ तो कांग्रेस 2 पार्ट में बट गई थी। एक कांग्रेस बन गई थी आई, जो कि कांग्रेस इंदिरा, और एक बन गई थी कांग्रेस ओ, जो कि ओल्ड वाली कांग्रेस थी। क्लियर? और ये जो कांग्रेस ओल्ड थी ना, ये साउथ में चली गई, ठीक है। जैसे कि आज आप कई सारी कांग्रेस पार्टियां देखते हो ना, जैसे टीएमसी आप देखते हो, ठीक है। आप आगे चलकर देखते हो शरद पवार साहब की पार्टी, ठीक है। ये सब की सब पार्टियां क्या बन गई? एनसीपी, जिसको बोलते हैं नेशनल कांग्रेस पार्टी, ठीक है। ये सब अलग अलग बन गई जाके। तो इनको साउथ इंडिया से रिलेट किया जाता है। कांग्रेस जो आई है वो वर्तमान में जो राहुल गांधी जी हैं या सोनिया गांधी जी हैं, उनके नेतृत्व में है, ठीक है। तो अब आप समझ जाइएगा कि ये वो कांग्रेस नहीं है जो कांग्रेस हमारी 1885 में बनी थी। क्लियर? इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब हम देखते हैं अपनी कांग्रेस के से रिलेटेड एक एक तथ्य को, और उन तथ्यों को हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहली बात जो मैंने आपको बताई वो आपको अच्छे से पता है कि इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम था एलन ऑप्टिम ह्यूम। आईसीएस अधिकारी, मतलब एक तरीके के आप ही में से कोई आईएएस अधिकारी रहा होगा उस समय, ठीक है। अब ये मत कह देना कि सर हम तो इंडिया में जन्म लिए थे। हो सकता है कि आपने उस समय लंदन में जन्म लिया हो, ठीक है। हो सकता है आप में से कोई महारानी भी रही हो उस समय, ठीक है। तो ऐसा समझ जाइएगा बस। देखो, अपनी तारीफ करने से ना कभी नहीं चूकना चाहिए, तभी आपकी ज़िंदगी बड़ी खुशनसीब बनेगी, ठीक। दूसरी बात है, आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कांग्रेस में जानते हो कहाँ बनते हैं? क्वेश्चन ये बनता है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तीसरा क्वेश्चन बनता है कौन कौन से भारतीय अध्यक्ष थे। चौथा क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन कौन से मेजर आंदोलन जो हुए उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका रही, जैसे लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन, मद्रास, नागपुर, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट को लेकर दादा भाई नौरोजी ने किनकी वो की, सूरत विभाजन वाला। मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कांग्रेस के अधिवेशन है। सारे आपको नहीं पढ़ने हैं, हम आपको क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट कांग्रेस के अधिवेशन हैं
उन अधिवेशनों में जो इम्पोर्टेंट लोगों ने अध्यक्षता की हम वो आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। अभी तो फिलहाल हम आपको तथ्य पढ़ा रहे हैं, उन तथ्यों को आप देख लीजिए, ठीक है। फिर हम आपको बता देंगे कि आपको शुरू के 8 कैसे याद रखने हैं, कि कौन कौन से क्रम में हुए थे, क्योंकि क्वेश्चन यूपीएससी पूछ देती है कि कांग्रेस का कभी, हो सकता है थिंकिंग में ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि कांग्रेस का कभी कोई अंग्रेज अध्यक्ष नहीं रहा। हो सकता है कभी क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ दे कि बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की, तो आप वहाँ पे थिंकिंग में पढ़ जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ साहब बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी, ठीक है। चलिए, अब इतनी बातें आपको पता हो गई। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की गई थी। पहला इसका अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था बताइए? तेजपाल संस्कृत यानी कि बम्बई में हुआ था, ठीक है। इसमें जो सदस्यों ने भाग लिया था उनकी संख्या 72 थी। अब आपसे जानते हो क्या होता है कि ये जो 72 वाले नंबर हैं ये आपसे पीसीएस में बहुत पूछता है। 71 थे, 72 थे, 73 थे, 74 थे, तो आपको ये नहीं याद रखना है, ठीक। तीसरी बात है कि दादा भाई नौरोजी ने ही इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा था। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया, ठीक है, लेकिन इसका नाम बदलकर फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, समझ गए। इसमें कई सारे मेंबर थे। इसके अध्यक्ष पहले बने थे वेमोस चंद्र बनर्जी और सचिव बनाए गए थे ए.ओ. ह्यूम, क्योंकि ह्यूम ने ही इसको इस्टेब्लिश करवाया था, तो इसलिए ह्यूम को इसका सचिव बना दिया गया। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो आप बता देंगे कि W.C. बनर्जी या वेमोस चंद्र बनर्जी, ठीक है। मेंबर कौन से थे? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, W.C. बनर्जी, आनंद मोहन बोस, रमेश चंद्र दत्त। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन घुमाएगा, लाला लाजपत राय दे देगा, बिपिन चंद्र पाल दे देगा, ठीक है। आपको यहाँ पे और किसका नाम दे देगा बताइए? फिरोज शाह मेहता का नाम दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए फिरोज शाह मेहता तो हैं, लेकिन लाला लाजपत राय अभी इसमें नजर नहीं आते, यानी कि अभी उग्रपंथी या उग्रवादी विचारों के लोग इसमें अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। अरविंद घोष भी इसमें नहीं आए थे, समझ गए। तो इतनी बातें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक। जब इतनी बातें हो गई तो आगे चलकर क्या हुआ कि हमने अभी आपको बताया ना कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी का भी अपना एक संस्थान चलता था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी वो पार्टिसिपेट ही नहीं किए, हालांकि कांग्रेस में उनको आना था। क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया? क्योंकि उस समय उनकी खुद की संस्था यानी कि इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का सम्मेलन चल रहा था, अर्थात उनके घर में खुद शादी थी, तो वो दूसरे की शादी में दूल्हा बनकर क्यों जाते, ठीक है। तो इसलिए वो नहीं गए, ठीक। 1886 में फिर क्या हुआ कि उनकी जो इंडियन एसोसिएशन थी उसे मर्ज कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, और इस तरीके से उनकी जो संस्था थी वो समाप्त हो गई। यूपीएससी प्रीलिम में इंडियन एसोसिएशन पे कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, हालांकि हम आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में सभी संस्थाओं को क्रमबद्ध रूप से आपको पढ़ा देंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि सर सैयद अहमद खां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबद्ध नहीं थे। ये हमेशा कांग्रेस के खिलाफ में रहते थे और हमेशा मुसलमानों से कहते थे कि वो कांग्रेस से दूर रहें, ठीक है। और कांग्रेस से दूरी बनाते हुए इन्होंने ही आगे जाकर एक बीज का जनरेट कर दिया जो कि मुस्लिम लीग के रूप में 1906 में सामने आती है, ठीक है। तो हालांकि वो हम आगे आपको पढ़ाएंगे। अभी बाल गंगाधर तिलक को कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था, जबकि वो कांग्रेस के सदस्य हमेशा रहे थे। इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है कि आखिरकार कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी, इस पर डिबेट है, ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 2-3 चीज़ें बस आपको पता होनी चाहिए कि लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय थे, ठीक है। दूसरी बात, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत भी इसी से संबद्ध है। सेफ्टी वाल्व एक तरीके से आप ऐसे समझो कुकर होता है ना खाना बनाने वाला, तो उसमें सीटी भी होती है और एक सेफ्टी वाल्व भी होता है छोटा सा, ठीक है। वो क्या काम करता है कि जो एक्स्ट्रा मतलब स्टीम होती है उसको बाहर निकाल देता है, यानी कि कुकर को फटने से बचाता है, ठीक है। सेफ्टी वाल्व का मतलब ही यही होता है। इसी के कॉन्सेप्ट को, ठीक है, यानी कि सेफ्टी वाल्व का कॉन्सेप्ट जो था वो क्या कहता है कि डफरिन के निर्देश पर ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना इस पर्पज से की कि 1857 के बाद जो जनता का रोष है वो उग्र रूप धारण न कर सके और असंतोष के इस वाष्प को बिना कांग्रेस रूपी सुरक्षा वाल्व से बाहर निकाला जा सके। जैसे आज भी कई सारी राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं, आपने देखा होगा कि
इस बार का जो चुनाव हो रहा था, खासतौर पर आपने या अभी कल की घटना देखी, 1-2 दिन की घटना, कि अभी क्या हुआ कि ममता बनर्जी जी को जीतने की शुभकामनाएं दी जा रही थी देश के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से। तो क्या हुआ कि उसी के 1 घंटे या 2 घंटे बाद अलग अलग कार्यालयों पर बीजेपी के हमले होने शुरू हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ कि मीडिया ने जीत के उस जश्न को और ममता बनर्जी के उस खुशखबरी को हटाते हुए बंगाल में जंगल राज की संज्ञा देने की शुरुआत कर दी। मतलब लोगों का ध्यान भटका दिया कि जो नई सरकार जो चुनकर आई है वो अभी ऐसा रूप बनाए हुए है, तो आगे 5 साल में क्या होगा। ये क्या है? जनता का ध्यान भटकाना, जनता के उग्र रूप को चेंज कर देना, उनकी खुशी को बदल देना। समझ गए? जैसे छोटी सी बात आप देखिए कि जब तक चुनाव चल रहे थे कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, खूब रैलियां सब कुछ हो रहे थे। ठीक है, हर एक राजनीतिक पार्टी कर रही थी। बट अब क्या हो रहा है कि नहीं, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, इतने लोगों को होना चाहिए। तो ये एक तरीके के जनता के गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है लॉकडाउन के माध्यम से। ठीक है, आप इतनी बातें समझ गए। वही चीज उस समय 1857 के विद्रोह के दौरान लोगों में जो असंतोष था उसे दूर करने के लिए किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, भारतीय भी कम नहीं चालाक थे। भारतीयों ने कहा मुझे पता था कि आप ये सेफ्टी वॉल्व का कॉन्सेप्ट लेकर आए हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमने भी इसको एक तड़ित चालक के रूप में लिया। तड़ित चालक सिंपल सा आप मतलब ऐसे समझिए कि जो बिजली होती है ना, जब बारिश होती तो आसमान में बिजली खूब तेज तेज कड़कती है, तो वो बिजली जब कड़कती है तो छत पर आकर गिरती है। और आपको पता होना चाहिए कि आपकी छत पे हमेशा लोहे की एक रॉड ऊपर निकली हुई होती है। वो इसलिए नहीं निकली होती कि घर वालों को शौक होता है, बल्कि वो पिलर की रॉड इसीलिए निकाली जाती हैं, उसका संबंध बिल्कुल जमीन से होता है पिलर का। ठीक है, कि जब वो बिजली ऊपर आके गिरे तो उस लोहे की रॉड से होते हुए धरती पे समा जाए, यानी कि उस पूरी बिल्डिंग पे कोई खतरा ना आए। समझ गए? तो इसी चीज को लाला लाजपत राय ने अपने पत्र यंग इंडिया में डिफाइन किया कि भाई साहब, ये जो आपका कांग्रेस की स्थापना थी ना, ये सेफ्टी वॉल्व आपके लिए हो सकती है, बट हमारे लिए तड़ित चालक थी। अर्थात इससे हमको भी काफी फायदा हुआ, क्योंकि उस समय इतनी बड़ी सत्ता होने पर हम अपना ऑर्गेनाइजेशन खुद से अगर खड़ा करते तो आप उसका दमन कर देते, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन आपके द्वारा बनाया गया था, इसलिए आप इसका दमन नहीं कर सकते थे। और यही हुआ 1905 तक, क्या आज़ादी तक भी कई बार कोशिशें कांग्रेस की तोड़ने की गई, लेकिन आपने देखा होगा कि कांग्रेस को समाप्त करने की कोशिश नहीं की गई, उसके पैरेलल खड़ा किया गया किसी ना किसी को। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कांग्रेस को इतनी पावर दे रखी थी खुद ही सरकार ने, तो उसे समाप्त कैसे कर सकती थी। इसीलिए कांग्रेस को समाप्त ना करके उसके सामने एक और लाइन खींची गई जिसको मुस्लिम लीग बोला गया। उससे भी जब संतुष्टि नहीं मिली तो पृथक निर्वाचन शुरू किया गया। उससे भी जब संतुष्टि नहीं मिली तो सांप्रदायिक पंचायत लाया गया। उससे भी जब संतुष्टि नहीं मिली तो क्या किया गया? भारत को बांट दिया गया। समझ गए? ये चीज आप ऐसे समझ सकते हो और ऐसे ये क्रमबद्ध बातें चलती हैं। ठीक, अब आपको यहाँ पे क्या देखना है? कुछ नहीं देखना है, वही बातें हैं जो लाला लाजपत राय कहते हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज थी, और इसके बाद अपनी बात वो कहते हैं कि कांग्रेस की स्थापना का पर्पस राजनीतिक आज़ादी हासिल करने से कहीं ज़्यादा ये था कि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य पर आसन्न खतरों से उसे बचाया जा सके। कांग्रेस के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के हित पहले स्थान पर थे और भारत के हित दूसरे स्थान पर। कोई ये नहीं कह सकता कि कांग्रेस अपने उस आदर्श यानी कि अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति ईमानदार नहीं रही। यहाँ पे एक शायद मेरे से कंफ्यूजन हो गई, मैंने लाला लाजपत राय शायद आपको नाम मेंशन किया था, मुझे मेंशन करना था वहाँ पे बिपिन चंद्र पाल को। क्लियर? बिपिन चंद्र पाल ने इसे कहा था कि जो कांग्रेस है इसको सेफ्टी वॉल्व की जगह हम तड़ित चालक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और इसी चीज को आगे चलकर आप देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और भी कांग्रेस के जितने नेता थे उन्होंने इसे कहा था। तो आप इसमें थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा कि लाला लाजपत राय ने नहीं कहा था। लाला लाजपत राय तो कांग्रेस की आलोचना करते थे। क्यों? क्योंकि ये उग्रवादी थे। ठीक है, तो वो कांग्रेस के जो नरमपंथी लोग थे
तो उनकी आलोचना इसीलिए करते थे कि कांग्रेस के जो लोग थे वो एक तरीके से सरकार के पद के भूखे थे, वो एक तरीके से जो लोग थे वो सरकार के ही एक तरह रहमोनुमा थे, वो ऊंचे वर्गों के लोगों की बात करते थे, वो केवल उच्च पद के लोगों की बात करते थे, वो निचले स्तर की भारत की स्थिति के बारे में बात नहीं करते थे। मतलब काफ़ी आलोचनाएं हुई थी। ठीक, तो आपसे बस एक दो स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं, वो स्टेटमेंट आपको पता होने चाहिए किस किस ने क्या क्या कहा। तो एक तो कर्जन ने क्या कहा था कांग्रेस के बारे में 1905 के समय में कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही हैं, भारत में रहते हुए मेरी ये सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। अर्थात कांग्रेस को ये लग रहा था कि अब क्या है कि कांग्रेस में आंतरिक मतभेद उत्पन्न हो गया है नरम पंथियों गर्म पंथियों के बीच, अर्थात अब ये कांग्रेस आपस में ही टूटकर लड़कर समाप्त हो जाएगी। तो मैं ये देखना चाहता हूं अपनी आंखों से कि कैसे कांग्रेस लड़कर समाप्त हो रही, ये कहते हैं कर्जन। बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक आपको पता है क्या थे? गर्मपंथी नेता थे, तो पक्का नरमपंथियों की आलोचना करते हैं। ये कहते हैं कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। मतलब ये है सिंपल सा कि हम पूरे वर्ष में एक बार एक दिन का अधिवेशन करते हैं, उस अधिवेशन में हम डिसाइड करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, और फिर उसके बाद हम हर चीज़ को खाली बस्ते में डाल देते हैं। तो इससे कुछ नहीं होगा। जैसे यूपीएससी की तैयारी करने वाले आप बच्चों को देखेंगे, जब वो तैयारी करने आते हैं तो बड़े लंबे लंबे सपने लेकर आते हैं, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो इस तैयारी में डूबते चले जाते हैं उनके सपनों में वो शिथिलता आने लगती है, अर्थात वो अपने उस लक्ष्य से भटकने लगते हैं और आलसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। हालांकि आप में से ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर आप में से कोई आलसी होता तो इस वीडियो को देख ही ना रहा होता, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप में से किसी ने मॉडर्न इंडिया नहीं पढ़ी होगी बट फिर भी पढ़ रहे हो, क्योंकि कुछ आपको नया सीखना है, तो यानी कि आप आलसी नहीं हो, सिंपल सी बात। तो वो क्या सोचते हैं कि नहीं अब नहीं पढ़ना है, और जबकि जब नए नए होते हैं ना तो खराब से खराब पुस्तकें भी पढ़ डालेंगे। खराब से खराब का मतलब कि कहीं पे अगर 3 पन्ने की फैक्ट वाली मिल गई किताब, चौपतिया आ गई मार्केट में, कोई मैगजीन आ गई, उसको भी खरीद लाएंगे और उसको भी पढ़ डालेंगे। मतलब मॉडर्न इंडिया को वो लगभग 50 किताबों से वही चीज़ पढ़ लेंगे कर्जन के बारे में। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो एक ही बार में भी कर्जन को नहीं पढ़ना चाहते, और तब यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है। इसीलिए नए बच्चे जल्दी निकल जाते हैं एग्जाम में और पुराने अपना स्पेंड करते रहते हैं समय। ठीक, हालांकि आपसे ये चीज़ें नहीं पूछेगा बट आपको ये 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपको अच्छे से पता है कि सर सैयद अहमद खां इसके विरोध में थे। अब जब बात आती है कांग्रेस की, तो वास्तव में कांग्रेस में 2 धड़े के लोग थे। ऐसा नहीं है कि उनको नाम दे दिया गया था या उनके ऊपर टैबू लगा था। दादा नौरोजी भाई जब निकलते थे तो उनके सर की जो टोपी थी उस पर लिखा होता था दैट्स पर्सन उदारवादी। ऐसा नहीं होता था, ये माना गया। जैसे आप देखते हो ना कि आपके लाइफ में कई सारे लोग होंगे, आपके माता पिता ही होंगे, जैसे आपके माता पिता कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते होंगे मोहल्ले वालों से, कोई कुछ कह रहा है तो कहने दो। और कुछ मोहल्ले वाले आपके इतने दुष्ट होंगे कि वो यही इंतजार करते हैं कि कब हम आपके माता पिता से लड़ें। ठीक है, तो वो जो दुष्ट टाइप के लोग होते हैं उनके अंदर होता है उग्रपंथ, यानी कि लड़ने की उनके अंदर आकांक्षा होती है। वो सोचते हैं कि नहीं हर चीज़ तुरंत ही कर दो। उदारवादी क्या होते हैं, वो दूर की सोचते हैं कि नहीं अभी इनसे नहीं लड़ना है, अभी तो मेरी बच्ची को एग्ज़ाम देना है, मेरे बच्चे को एग्ज़ाम देना है, इनसे लड़के मैं अपने बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ठीक, वो होते हैं उदारवादी। अब यहाँ पे 2 बातें बता देना, अगर आप ये 2 बातें समझ गए ना तो आपको ये कॉन्सेप्ट ही समझ में आ जाएगा कि क्या आपके पिताजी कमज़ोर हैं, क्या आपकी माताजी कमज़ोर हैं, क्या वो हथियार चलाना नहीं जानते? जानते हैं। क्या वो लड़ना नहीं जानते? जानते हैं। लेकिन क्यों नहीं लड़ रहे? क्योंकि अभी समय नहीं सही है। समय सही का मतलब क्योंकि अभी उनके जो सपने हैं, उनके बच्चों के जो सपने हैं वो काफ़ी बड़े हैं और उसको वो पूरा करने के लिए अभी इन लोगों के तानों को वो सुन सकते हैं। यानी कि वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी को फॉलो करते हैं ताकि अपने बच्चों के ड्रीम को हर हाल में फुलफिल कर सकें। समझना, यानी कि उदारवादी जो लोग थे वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे ताकि जना आधार हमारा मजबूत हो सके, ताकि धीरे धीरे कांग्रेस
रूपी संस्था को अंग्रेजों के माध्यम से हम विश्वास में ले सकें और ये बता सकें अंग्रेजों को कि भाई साहब आपने जिस उद्देश्य से इसकी स्थापना की है ना, वो उद्देश्य बिल्कुल सही है, अर्थात हम आपका विरोध नहीं कर रहे। अभी वो नए थे, नवजात शिशु जब विरोध करने लगता है तो माँ उसको डस्टबिन में फेंक आती है। हालांकि फेंक तो ऐसे भी आती है, आज की भारत की परिस्थितियां ऐसी खराब हैं कि आए दिन आपको कोई ना कोई नवजात किसी ना किसी डस्टबिन में देखने को मिल ही जाती है। क्लियर? तो ये चीजें क्या थी, वो नहीं चाह रहे थे कि अभी जो जन्म ली हुई जो कांग्रेस की संस्था है उसे यूं ही तुरंत दबाकर मार दिया जाए। समझ गए? वो इसको परिपक्व होना देना चाहते थे और ये परिपक्वता तब आई जब 1905 का स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और इस परिपक्वता में स्फूर्ति तब आई जब गांधी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आगमन हुआ और कांग्रेस में उन्होंने करोड़ों की सदस्यता को जोड़ दिया। समझ गए? ये कॉन्सेप्ट था। दूसरी बात, अब उग्रवादियों को देखिए कि अगर वहां पे उग्रवादी होते या आपके गांव के मोहल्ले के लोग हैं, आप बताइए क्या उनके रिलेटिव्स ज़्यादा हैं आपके गांव के मोहल्ले के? हर आदमी सोचता होगा नहीं इनसे दूर रहो, ये आदमी बड़ा दुष्ट है, जब देखो तब लड़ता रहता है। आपके माता पिता को लोग ज़्यादा सम्मान देते होंगे। क्यों? क्योंकि आप एक गाँव से दूर दराज से आए हुए पर्सन हो। आपके माता पिता आपको अपने जीवन का एक एक पैसा सेव कर करके आपको दिल्ली में या बेंगलुरु में पढ़ा रहे हैं। समझ गए? यानी कि लोग आपके माता पिता की रिस्पेक्ट करते हैं। सिंपल सी बात है कि उस समय अगर कहा जाए तो उदारवादियों की रिस्पेक्ट हो रही थी। ठीक है? और उदारवादी कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं थे। दादा भाई नौरोजी वो व्यक्ति जिसने फर्स्ट टाइम ये गेस किया कि इंडिया से धन का बहिर्गमन हो रहा है, जिसने फर्स्ट टाइम ये बताया कि भारत से ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट शुरू हो चुका है, जिसने ये बताया कि भारत से इतना ज़्यादा करोड़ों का धन लूटा जा चुका है। तो आप क्या उनको मूर्ख मान सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि फिरोज शाह मेहता जो उस समय के बहुत ही बड़े डिप्लोमेट्स थे, जो अंग्रेजों की एक एक बात को कोर्ट में जाकर, विधानसभा में जाकर अच्छे से तार्किकता पूर्वक जवाब देते थे, तो क्या वो मूर्ख थे? नहीं, वो मूर्ख नहीं थे, वो समय की नज़ाकत को समझते थे। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मॉडर्न इंडिया में उदारवादियों की कोई भूमिका नहीं है। ठीक है? बस इतनी बातें आपको समझनी थी। तो अब आप देख लीजिए कि उदारवादी का चरण क्या था। ऑलरेडी हमने आपको शुरू में 3 चरण बताए थे मॉडर्न इंडिया के, कि एक तो था उदारवादी जो 1885 से 1905 माना जाता है, दूसरा 1905 से 1919 यानी कि उग्रवादी, और तीसरा गांधी। अब आप समझ गए होंगे कि उदारवादी कोई टैबू नहीं था, बस ये कहा गया था कि तब तक कांग्रेस की पॉलिसी याचना की, प्रार्थना की, अनुमोदन की, ठीक है, भाषण की ऐसी थी। ठीक है? अनुनय विनय जिसको हम बोलते हैं। ठीक? और ये जो उग्रवादी थे ये हिंसा पे उतारू हो जाते थे, आंदोलन करने लगते थे, विद्रोह करने लगते थे। ठीक है? और सरकार पर दबाव बनाते थे। ठीक है? बस इतना डिफरेंस था दोनों में। और गांधी के अंदर इन दोनों का मिक्सअप था, संघर्ष विराम संघर्ष का कॉन्सेप्ट था। ठीक है? इतनी बातें आपको समझनी है, तो हम आपको ये दोनों चीज़ें आपको कंप्लीट करा देते हैं। क्लियर? पहला क्वेश्चन आपसे इसमें क्या पूछेगा कि निम्न में से कौन से उदारवादी व्यक्ति हैं? ठीक है? तो आपको वो नाम पता होने चाहिए। कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय और WC बनर्जी। क्लियर? ये आपको नाम याद रखने हैं। अब यहाँ पर 2 नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन? गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय। इस पर क्वेश्चन घुमा सकता है, क्योंकि होता क्या ना, ये 2 नाम आप ज़्यादा सुनते नहीं हो और पढ़ते भी नहीं हो, तो दिमाग में लगता है कि हो सकता है मदन मोहन मालवीय ना हो सकता है गोपाल कृष्ण गोखले ना हो। ठीक है? तो पता होना चाहिए कि नहीं साहब, गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय भी थे। ठीक है? इतनी बातें आप समझ गए। अब इसकी कार्य प्रणाली क्या थी, आपसे डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। वो क्या कि उदारवादी नेताओं ने अपनी मांग को पूरा कराने के उद्देश्य से ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। सिंपल सा आपसे क्वेश्चन आएगा कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? तो आप बता देंगे दादा भाई नौरोजी ने। इस स्थापना का पर्पस क्या था? ताकि अपनी मांगों को मनवाया जा सके। कहाँ पे? ब्रिटेन के माध्यम से। ठीक है? इतनी बातें आप समझ गए। इसके बाद आपसे यहाँ पे कुछ भी नहीं पूछेगा कि 1892 के अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी।
दूसरा क्वेश्चन आपसे बनेगा कि वेलवी आयोग का संबंध किससे था। कई बार यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वेलवी आयोग का संदर्भ ये था भारतीय व्यय की समीक्षा करना, यानी कि इंडिया के रेवेन्यू सिस्टम के मैनेजमेंट से रिलेटेड था। समझ गए, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो क्या कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, दादा भाई नौरोजी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब। देखो आपसे डेट नहीं पूछता यूपीएससी में डेट नहीं आएगी, यूपीएससी में कॉन्सेप्ट आता है कि प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ, द्वितीय अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, तीसरा कलकत्ता में हुआ, ऐसे पूछता है। तो आपको ऐसे पता होना चाहिए, हालांकि मैंने क्रम सही नहीं बताए हैं बट मैं बता रहा हूँ ऐसे आपसे पूछता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, तीसरा इसमें है प्रथम ईसाई अध्यक्ष जॉर्ज यूल बने थे। क्लियर। फिर इस पे एक और इंपॉर्टेंट है जिस पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया है कि ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, जो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया बनी उसका क्या पर्पस था, तो लंदन में समर्थन प्राप्त करना पर्पस था। किसने इसको बनाया, विलियम डिग्बी ने। क्लियर। लंदन में बनी थी और इंडिया नामक पत्र को ये निकालती थी। ठीक, यानी कि आपने 2 से 3 तथ्य यहाँ पे रट लिए। एक आपने क्या रटा बताइए, आपने रटा यहाँ पे वेलवी आयोग के बारे में, दूसरा आपने रटा है भारतीय सुधार समिति के बारे में, और तीसरा आपने अभी रटा है ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया के बारे में। ऐसी बातें आपको नॉर्मल पुस्तकों में नहीं मिलती, इसलिए आपको यहाँ पे समझना पड़ता है। ठीक है, और ये 20 से हम आपको लाइन को एब्स्ट्रैक्ट करके बता रहे हैं, नहीं तो आप देखते होंगे कि कई टीचर आपको कहानी की तरह पढ़ाते जाएंगे ऐसे ही लाइन बाय लाइन और बोलेंगे पढ़ लो, लेकिन ये नहीं बताएंगे क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ें समझ सकते हैं। फिर बात आती है यहाँ पे आगे कि जो फर्स्ट चरण था इसमें दादा भाई नौरोजी ने, जो मैंने बताया कि धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया, रानाडे साहब ने आधुनिक उद्योगों के विकास की बात की, और रमेश चंद्र ने भी इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखकर आर्थिक राष्ट्रवादी युग की संज्ञा इसे प्रोवाइड की। अब यहाँ पे 2-3 चीजें मैं बता दूं, क्या बताना चाहता हूँ। यूपीएससी आपसे क्वेश्चन क्या पूछती, निम्न में से कौन से आर्थिक आलोचक थे, तो दादा भाई नौरोजी का नाम दिया होगा, महादेव गोविंद रानाडे का नाम दिया होगा, और आपको आरसी दत्त का नाम दिया होगा, और यहाँ पे किसका बताइए, आरसी दत्त के अलावा आरपी दत्त का नाम दिया होगा। ठीक, यहाँ पे आरपी दत्त नहीं दिया है। ठीक, इन लोगों का नाम दिया होगा। आप कहेंगे साहब ये चारों के चारों थे, यूपीएससी ने ऑलरेडी आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आरसी दत्त की पुस्तक थी क्या, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आरपी दत्त की पुस्तक थी इंडिया टुडे। आरपी दत्त का मतलब है रजनी पाम दत्त, आरसी दत्त का मतलब है रमेश चंद्र दत्त। दोनों में डिफरेंस है और दोनों की पुस्तकों को आपको याद रखना है। ठीक है, इतनी बातें आपको पता चली। फिर बात आती है उदारवादियों की मांगे क्या थी। आपसे इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक, इनकी सीमाएं क्या थी, इस पर भी आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। अब बात आती है राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे चरण की। ठीक, आखिरकार राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण शुरू कब हुआ। ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण 1905 से शुरू हुआ क्या था कि 1905 के पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति को देखते हुए कई सारे उस समय के राष्ट्रवादी लोग, चाहे बाल गंगाधर तिलक हों, चाहे बिपिन चंद्र पाल हों, चाहे लाला लाजपत राय हों, चाहे अरविंद घोष साहब हों, ये सब नाराज हो रहे थे। ठीक है, और नाराज ऐसा हो रहे थे कि आप ऐसी याचना, प्रार्थना, अनुनय और विनय की नीतियों को त्याग दीजिए। इन नीतियों को त्याग कर आप इनके खिलाफ उग्रवादी रवैया अपनाइए। और ऐसा वो क्यों कह रहे थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि अंग्रेज इतना शोषण कर रहे, इतनी गलत गलत नीतियों को अपना रहे, और आप अभी भी बिल्कुल शांत स्वभाव से बने हुए हो, मतलब आपके अंदर पुरुषार्थ है ही नहीं। तो ये परिस्थितियां कौन सी थीं जिस कारण उनमें ऐसा जोश और ऐसी जिद और ऐसा जुनून उत्पन्न हुआ। ये परिस्थितियां थीं 1885 से पहले और 1885 से 1905 तक आने वाले परिवर्तन। ठीक, चाहे वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात हो। वर्नाकुलर प्रेस का मतलब होता है देसी समाचार पत्र। वर्नाकुलर का मतलब ही होता है देसी समाचार पत्र, जिसमें आप अमृत बाजार पत्रिका के बारे में पढ़ते हो, सोम प्रकाश के बारे में आप पढ़ते हो जो कि ईश्वर चंद्र सागर की थी, इनके बारे में आप पढ़ते हो। वो हम पढ़ाएंगे आपको समाचार पत्रों में, बट यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ। ठीक,
तो ये जो एक्ट आए, बंगाल विभाजन का जो एक्ट आया, विश्वविद्यालय अधिनियम का जो एक्ट आया, वहाँ पर रसिया में जापान की विजय हो गई, कई सारी विश्व में घटनाएं घट रही थी, तो इन सब ने उग्रवादियों को एक मार्ग प्रोवाइड किया, उनके अंदर एक खुशी जाहिर की कि हम इतनी बड़ी सत्ता को पराजित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा एक छोटा सा देश, आयरलैंड हो, चाइना हो, टर्की हो, ये सब कैसे इन बड़ी शक्तियों से लड़ रहे हैं। ठीक है, कैसे इटली का इथोपिया के द्वारा पराजित हो जाना, मतलब इटली ने कैसे इथोपिया को पराजित कर दिया, कैसे उस समय अकाल की मारामार बढ़ रही थी, दिल्ली में दरबार आयोजन हो रहा था जहाँ पे भव्यता से पैसे बहाए जा रहे थे। इन सारी चीज़ों ने इनको झकझोर दिया और इन्होंने सोचा कि अब हर हाल में परिवर्तन होना चाहिए और इन उदारवादियों को, ऐसी नीतियों को त्याग कर अब उग्रवादी रवैया अपनाना चाहिए, और अगर ये उग्रवादी रवैया नहीं अपना सकते तो ये कांग्रेस को छोड़ दें, हम कांग्रेस को ज्वाइन कर लें। ठीक, इसी चीज़ को लेकर उग्रवादियों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे शुरू में ही बाल गंगाधर तिलक कई सारे पत्र निकालते हैं, कई सारे त्यौहार मनाते हैं, गणपति महोत्सव मनाते हैं, शिवाजी महोत्सव मनाते हैं। आपसे सिंपल सा जानते हैं क्वेश्चन क्या पूछेगा ब्रॉड लेवल पे कि भारत में उग्रवादियों के जन्म के क्या क्या कारण थे। ठीक है, आपको यही ऑप्शन में दे देगा कि क्या बंगाल विभाजन था तो था, क्या सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था तो था, क्या विश्वविद्यालय अधिनियम था, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, शिवाजी महोत्सव था, गणपति महोत्सव था, या उस समय इटली का इथोपिया द्वारा पराजित होना था, जापान द्वारा रूस को पराजित करना था, आयरलैंड, चीन और तुर्की में होने वाले जनवादी आंदोलन थे, या फिर उस समय का अकाल था, या उस समय का दिल्ली दरबार था, और या फिर आपको यहाँ पे दे देगा क्या, बताइए, द्विराष्ट्र का सिद्धांत था। अब आपको यहाँ पे ध्यान लगाना है कि द्विराष्ट्र का सिद्धांत नहीं था। होता क्या ना, जब आप लोगों पढ़ते हो ना एक चीज़, आप लोग बचपन में की होगी, क्या, चिड़िया उड़ी, कौवा उड़ा, गाय उड़ी, तो यहाँ पे क्या होता है, हम गाय को भी उड़ा देते हैं। तो वही चीज़ नहीं करनी है। यूपीएससी बहुत चालाक हो गई है आजकल। वो क्या करती है कि 3 ऑप्शन तो आपको ऐसे दे देगी कि हाँ आप सबको उड़ा दोगे, और चौथे को बिना देखे उड़ा दोगे कि अच्छा हाँ गैया उड़ सकती है। तो ये नहीं करना है, यानी कि द्विराष्ट्र का सिद्धांत जब यहाँ कहीं है ही नहीं नाम, तो हम क्यों लिख के आएंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। या आपको यहाँ पे दे देगा पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। अब एक बात बताओ, जब इतने खुराफात मैं सोच सकता हूँ तो यूपीएससी क्यों नहीं सोच सकती है, और यूपीएससी जब यही चीज़ सोच लेती है तो मौलिक हो जाता है, और फिर अगले साल किताबों में आ जाता है कि देखिए हमारी किताब से आया। ऐसा कुछ नहीं होता है, थिंकिंग प्रोसेस होती है। तो आप भी यही थिंकिंग करिए कि अच्छा अगर पृथक निर्वाचन दे देगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उस समय तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था पृथक निर्वाचन का। ठीक है, वहाँ पे अगर आपको ये दे दें, क्या बताइए, कि प्रत्यक्ष निर्वाचन, या उस समय आपको ये कॉन्सेप्ट दे दे प्रांतों में द्वैत शासन, तो आप कहेंगे नहीं साहब ये बातें तो थी ही नहीं, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई थी इन चीज़ों की। समझ गए? तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, आपसे बस यही क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या बनेगा कि इसके नेता कौन कौन से थे, उग्रवादियों में कौन कौन नेता थे। ठीक है, तो आपको इसमें पता होना चाहिए कौन कौन नेता थे। लाला लाजपत राय थे जिन्हें लाल कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक जिन्हें बाल कहते हैं, पाल जो कि बिपिन चंद्र पाल थे, और अरविंद घोष जो कि प्रमुख थे। क्लियर? लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल पर काफ़ी अच्छा वर्क करने वाले एक पर्सन हैं जो कि मेरे दोस्त हैं, और बाल गंगाधर तिलक की जो पोती हैं उनसे हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी। एक बार डिबेट ऐसे सेमिनार में हम लोग गए थे, तो वहाँ पे वो एक एनजीओ में आई हुई थी, तो वहाँ पे हम लोग इसी चीज़ों पे डिबेट कर रहे थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने हमको बताई थी, खासतौर पर लाला लाजपत राय के बारे में बता रही थी, बाल गंगाधर तिलक के बारे में बता रही थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो कभी बताएंगे आपको जब ऑप्शनल आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा आपसे कि तिलक का स्टेटमेंट स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं ला कर रहूँगा, इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बाकी आपसे इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। इसके अलावा आप तो ये जानते ही हो इनकी नीतियाँ कैसी थी, इस पर हो सकता है क्वेश्चन पूछते आपसे कि उग्रवादियों की नीतियां कैसे अलग थीं। तो आप बता सकते हैं कि उग्रवादी क्या करते थे, असहयोग करते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, अन्यायपूर्ण कानूनों के उल्लंघन की बात करते थे, जबकि वो क्या करते थे, प्रार्थना, याचना, स्मरण पत्र, और इनका उस पर कोई यकीन ही नहीं था। ठीक है, इतनी बातें आपको पता हो गई। इसके बाद क्या आता है
कि बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी गुरदास बनर्जी के द्वारा, और आगे चलकर पंजाब में डीएवी कॉलेज की स्थापना की गई थी लाला लाजपत राय के द्वारा। आपको पता होना चाहिए कि जो आप स्वामी दयानंद सरस्वती को पढ़ते हो आर्य समाज के बारे में, तो ये चलकर आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। हालांकि हम आपको नेक्स्ट पार्ट में सामाजिक सुधार आंदोलन ही पढ़ाएंगे, तो वहाँ डिटेल से बताएंगे, बट यहाँ बेसिक बता देते हैं अभी कि क्या था कि आर्य समाज 2 भागों में बट गया था। एक था पुरातन आर्य समाज जो कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया, ठीक है। दूसरा था क्या डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज जो कि लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जाना गया, क्लियर। और ये जो गुरुकुल कांगड़ी जो विश्वविद्यालय था, ठीक है, ये जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय था ये आज भी आपका हरिद्वार में विद्यमान है, क्लियर। तो आप इसको देख सकते हैं। बाकी आपसे इसमें इतना ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक। बाकी आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं याद रखना है, इनकी सीमाएं क्या थी आपको ये भी नहीं याद रखना है, ठीक है। आपसे नहीं क्वेश्चन पूछेगा, खासतौर पर भारत सरकार इसमें ऐसी ये तो नहीं पूछेगा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आती है जहाँ पे क्वेश्चन लगभग 4 से 5 बार पूछा जा चुका है और हमेशा पूछता है हर 2 साल में, वो है बंगाल विभाजन। पहला प्रश्न तो ये पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन आखिरकार किया क्यों गया था, तो राष्ट्रवाद की भावना का दमन करने के लिए। कर्जन क्या कहता है, क्योंकि वहां पे प्रशासनिक कार्य करने में दिक्कत हो रही थी इसलिए हमने उसे 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहा, क्लियर। हालांकि आपको पता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल विभाजन के दौरान कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन में क्या क्या हुआ, उस आंदोलन के लोग कौन थे, नेतृत्व किसने दिया, उसके बाद बंगाल विभाजन रद्द हो गया, कब रद्द हुआ, रद्द होने के दौरान कौन सी घटना हुई और रद्द होने के पहले कौन सी घटना हुई, और क्यों कांग्रेस के अंदर फूट पड़ी, उसका बंगाल विभाजन से क्या संबंध था, ठीक है। और आगे चलकर क्रांतिकारियों को कैसे इसने प्रेरणा प्रदान की। इतने सारे क्वेश्चन आपसे बंगाल विभाजन पे बनते हैं। आप सोच रहे होंगे सर ऐसे कैसे बन जाते हैं क्वेश्चन, ऐसे ही बनते हैं। अब आप देखिएगा कि जब हम आपको पूरी स्टोरी पढ़ा देंगे तो आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे अपने आप, ठीक। तो बेसिक से समझिए क्या कि बंगाल जो विभाजन था वास्तव में उसको लेकर कई सारे लोगों में डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट किस चीज़ को लेकर, कर्जन महोदय ये सोचते थे, क्या सोचते थे कि हम क्यों ना अब यहाँ पे कांग्रेस की स्थापना तो हो गई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रवादियों का सबसे बड़ा गढ़ इस समय बंगाल ही बन जा रहा है। यानी कि बंगाल को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, हिंदू और मुसलमान के रूप में, यानी कि पृथक निर्वाचन, यानी कि पृथकता की या सांप्रदायिकता की अगर हम बीज यहाँ पे बो दें तो हो सकता है कि ये राष्ट्रीय एकता जो है ये खंडित हो जाए। और जो ही राष्ट्रीय एकता खंडित होगी तो ये जो कांग्रेस रूपी फोर्स है, यानी कि कांग्रेस रूपी जो बल है, वो हम पर अटैक नहीं कर पाएगा और हमारे इस साम्राज्यवादी स्वरूप की दीवारों को तोड़ नहीं पाएगा। ध्यान देना इतनी बातें। तो क्या हुआ कि कर्जन ने प्लान बनाया और कर्जन ने डिसाइड किया कि साहब हम 20 जुलाई 1905 को डिसाइड करते हैं कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा। और जो ये बंगाल का विभाजन होगा इसमें पश्चिम बंगाल का जो एरिया होगा उसमें हिंदू ज़्यादा लोग होंगे और पूर्वी बंगाल का जो एरिया होगा वहाँ पे मुस्लिम होंगे। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, हालांकि मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में बताया था जब रेडक्लिफ को मैं आपको पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था कि जो कर्जन ने विभाजन किया था पूर्वी और पश्चिमी बंगाल का, उसी को बेस बनाकर रेडक्लिफ महोदय ने भी कर दिया था। क्लियर, ये मैंने बताई थी बात आपको। और आज भी वर्तमान में यही हालत है कि पश्चिम बंगाल में जो पश्चिम का एरिया है वहाँ पे हिंदू बहुल लोग हैं और जो बताइए पूर्व का एरिया है बांग्लादेश वो मुस्लिम बाहुल लोग हैं, ठीक है। और आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए, हाल ही के चुनावों में ये सारी चीज़ें निकल कर आई थी कि हिंदुओं एक हो जाओ, मुसलमान एक हो जाओ। देखिए जब भी आप चुनाव की रैली देखते हो ना तो उसमें आप अपने अगर सब्जेक्ट को ढूंढेंगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। खासतौर पर नेता जब वहाँ पे एक से एक बातें बोलते हैं ना, जैसे आप देखेंगे कि ममता बनर्जी क्या बोल रही थी कि मीर जाफर है, ये मीर कासिम है ना, ये है वो है, मतलब बंगाल के उस समय के 1757 की बातों को, बंगाल के प्राइड को जगा रही थी। आप मोदी जी को देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को जगा रहे थे। क्लियर, रविन्द्रनाथ टैगोर की ये धरती है, बंकिम चंद्र चटर्जी की धरती है। क्या बोल रहे थे वो,
आमार सोनार बांग्ला, तो अब आपसे क्वेश्चन इन पे बनेगा। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जब बोलते हैं तो क्वेश्चन उस पे बनेगा। हम उसी कॉन्सेप्ट से चला करें कार्य से, ठीक है। अवनींद्रनाथ टैगोर की चित्रकलाओं को वहाँ प्रमोट किया गया, तो ये चीज़ें आपको थिंकिंग करनी होती, तो वही आप देखिएगा। और यही चीज़ें सब यहाँ पर भी हुई थी। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं आपको चुनाव की ओर ले जा रहा हूँ, वास्तव में इस बंगाल विभाजन के दौरान यही सारी घटनाएं हुई थी। इसी में रविन्द्रनाथ टैगोर साहब उन्मुख हुए थे, इसी में कई सारे लोग शामिल हुए थे, इसी में अवनींद्रनाथ टैगोर साहब भी शामिल हुए थे, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम आपको पढ़ाएंगे ये सारी चीज़ें। तो हुआ क्या, इन्होंने डिसाइड किया कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे। और जब बंगाल के विभाजन की जब बात आई तो वहाँ के उस समय की जो संस्थाएं थीं, चाहे वो क्रांतिकारी संस्थाएं हों, चाहे वो उस समय के उग्रवादी लोग हों, वो भड़क उठे और उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। और विरोध करने के लिए उन्होंने क्या किया बताइए, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी। आपसे यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछी है क्या कि निम्न में से सबसे पहले कौन सी घटना हुई। ऑप्शन देती है क्या, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आप बताएंगे साहब स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 1905 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1921 में हुआ था, दांडी मार्च 1929-30 में हुआ था, और सविनय अवज्ञा 1930 और 31 और 32 में हुआ था। क्लियर, ऐसे आपको क्रम याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था बंगाल विभाजन को रद्द करना, समझ गए। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है, स्वदेशी आंदोलन में निम्न में से कौन से शामिल व्यक्ति थे, महात्मा गांधी, शहीद आजम भगत सिंह, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तब बता देंगे महात्मा गांधी तो साहब आए ही नहीं थे, वो तो अफ्रीका में थे, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनाता है तो इतनी थिंकिंग आपको रखनी है, ठीक है। फिर आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें कौन कौन ने इंडियन आर्ट्स की स्थापना की। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने। विज्ञान के क्षेत्र में किसने काम किया, जगदीश चंद्र बोस ने, प्रफुल्ल चंद्र राय ने, ठीक है। आपको ऐसे बताना है क्या महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया था स्वदेशी आंदोलन में, तो बढ़ चढ़ कर किया था, धरना दिया था। राखी उत्सव का संबंध किससे है, स्वदेशी आंदोलन से। ऐसे आपको चीजें याद रखनी है, ठीक है। इतनी बातें आपको याद हो गई होंगी। अब एक एक करके फटाक से लाइनें देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, 2-3 चीजें और बता देता हूँ कि ये जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ तो सरकार इससे डर गई, और आगे चलकर क्या हुआ कि ये बात अलग है कि 16 अक्टूबर 1905 को डिसाइड हो गया कि बंगाल को हम विभाजित करेंगे। लेकिन जब पूरे बंगाल में आंदोलन होने लगे, वंदे मातरम के गीत गाए जाने लगे, शोक दिवस मनाया जाने लगा, लोग एक दूसरे को राखी बांधने लगे ताकि हम सब एक हैं, मिलकर रहें, ठीक। तो इस चीज़ को लेकर कांग्रेस ने 1905 का बनारस अधिवेशन बुलाया और वहाँ पर स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा को अनुमोदित किया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछती है कि 1905 के बनारस अधिवेशन में कौन कौन से प्रस्ताव पारित हुए थे, और आपको दे देता है तीनों ऑप्शन, ठीक है। कि क्या इसमें स्वदेशी पारित हुआ था, तो हुआ था। क्या बहिष्कार पारित हुआ था, हुआ था। क्या इसमें आप बताइए स्वराज पारित हुआ था, हुआ था। क्या इसमें राष्ट्रीय शिक्षा पारित हुई थी, तो हुई थी। ये कॉन्सेप्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, समझ गए। उसमें कई बार पूछा जाता कि क्या पूर्ण स्वराज का विषय पारित हुआ था, तो नहीं पारित हुआ था, ठीक है। इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। और यहीं से स्वराज का कॉन्सेप्ट आता है जो कि आगे चलकर पूर्ण स्वराज में तब्दील होता है, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए। कौन कौन सी घटनाएं घटी थी, जैसे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रचार समूचे देश में करना था, बाल गंगाधर तिलक चाहते थे, ये सब लोग चाह रहे थे कि स्वदेशी आंदोलन जो है ना पूरे भारत में फैलाया जाए। लेकिन इसी चीज को लेकर विवाद हो जाता है नरमपंथियों गर्मपंथियों को लेकर। क्यों, नरमपंथी चाहते थे क्या कि स्वदेशी आंदोलन जो है केवल अभी जितने क्षेत्र तक है बंगाल की सीमा तक वहीं तक रहे, ज्यादा दूर तक ना ले जाएं हम। लेकिन ये लोग चाहते थे कि हम इसको दूसरी दूर तक ले जाएं, और यही विवाद का कारण एक बनता है विभाजन का, ठीक है। तो हम आगे आपको पढ़ाएंगे सूरत अधिवेशन अभिजब। लोकमान्य तिलक ने को कौन अशांति का जनक कहते हैं, वैलेंटाइन सिरोल, ठीक है। फिर उनके ऊपर केस किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें आती है, वो आपको नहीं पढ़ना है।
अजीत सिंह जो कि भगत सिंह के रिलेटिव्स थे, ठीक है। लाला लाजपत राय पंजाब व उत्तर प्रदेश में करते हैं। सैयद हैदर रजा दिल्ली में। चिदम्बरम पिल्ले, सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चालू, टीएम नायक, ये सब मद्रास में स्वदेशी आंदोलन को प्रमोट करते हैं। बहिष्कार आंदोलन के अंतर्गत विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। स्कूल, अदालतों, उपाधियों, सरकारी नौकरियों, इन सब का बहिष्कार किया गया। अब आपको एक बात याद आ रही होगी, मैंने जब गांधी को पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला था एक बार, कि गांधी के अंदर दोनों विचारधाराओं का समन्वय था, मतलब वो बिखरी हुई धाराओं को संयोजित करके एक नया नेतृत्व देने की भूमिका में आए थे। इसलिए आप देखोगे वो भी क्या करते थे, धरना देते थे, बहिष्कार करते थे, समझ गए। यानी कि गांधी के पास नया कुछ नहीं था, वो जितना बिखरा हुआ था उस सबको एक साथ मिला दिए थे। अनुशीलन समिति पहली क्रांतिकारी वहाँ की संस्था थी, जो कि बारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, पी मित्रा के नाम से स्थापित की गई थी, और युगांतर इस संगठन का प्रमुख पत्र था। यूपीएससी कई बार आपसे क्वेश्चन क्या पूछती है, क्वेश्चन आपसे पूछती क्या है कि ये बताइए कि अनुशीलन समिति के संबंध या संस्थापकों में से कौन कौन लोग थे। तो आप बता देंगे कि साहब बारिंद्र घोष थे, भूपेंद्र नाथ दत्त थे, पी मित्रा थे, ये सब लोग इससे जुड़े हुए थे। क्लियर। फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी। इसकी स्थापना अश्वनी कुमार दत्त ने की थी। क्लियर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अश्वनी कुमार दत्त का संबंध स्वदेश बांधव समिति से था। हालांकि हम ये सब संस्थाएं आपको इंडिपेंडेंट रूप से 2 बार पढ़ाएंगे, एक बार पढ़ाएंगे इन सबको इंडिपेंडेंट रूप से, और दूसरा लास्ट में क्या करेंगे ना, आपका सब कुछ तथ्यात्मक रूप से लिस्टेड बाय रिवाइज करा देंगे। आपके पास नोट्स आ चुके हैं, टेलीग्राम पे हमने शेयर कर दिया है, आपने देखा होगा, उसमें लास्ट में हमने काफ़ी सारे इंडेक्स आपको दी हैं, तो उनको भी हम रिवाइज करा देंगे, तो ये सब आपका बार बार रिवाइज हो जाएगा। क्लियर। तो इतना आपको परेशान नहीं होना है। फिर क्या बात आती है कि स्वदेशी आंदोलन की मेन उपलब्धि थी कि जनता के मध्य आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का प्रसार हुआ। इसका इम्पैक्ट ये था कि कल्चरल इम्पैक्ट बढ़ा, बांग्ला साहित्य का स्वर्णकाल बना। आमार सोनार बांग्ला नामक गीत रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, लोग सड़कों पर जुलूस गाने लगे, ये सारी चीज़ें जुलूसों में शामिल हुए, और 1971 का यही आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने 2 देशों को राष्ट्रगान दिया, भारत को और बांग्लादेश को। क्लियर। एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना हुई। सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्वदेशी आंदोलन के परिणाम थे, और आपको यहाँ पे दे देगा बंगाल विभाजन रद्द हुआ, ठीक है। दूसरा आपको क्या दे देगा, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। फिर आपको दे देगा बंगाल केमिकल स्टोर्स की स्थापना हुई, ठीक है। नेशनल आर्ट्स ऑफ स्कूल की स्थापना हुई। तो आप बता देंगे सबका सब सही है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। कला के क्षेत्र में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कला पर यानी कि वेस्टर्न आधिपत्य को तोड़ा, और मुगलों स्वदेशी पारंपरिक कलाओं व चित्रकला से प्रेरणा लेते हुए कला की आधुनिक शैली को प्रमोट किया। क्लियर। साइंस की फील्ड में जगदीश चंद्र बोस, आपको पता है कि इनको साइंस की फील्ड में नोबेल प्राइज मिल चुका है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में इनको काफ़ी फेमस माना जाता है, ठीक है। क्यों फेमस माना जाता है बता सकते हैं आप लोग जगदीश चंद्र बोस को? क्योंकि इन्होंने ही बताया था कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना, इनमें जान होती है, ठीक है। प्रफुल्ल चंद्र राय तथा अन्य वैज्ञानिकों की सफलताओं ने आंदोलन को मजबूती दी, और महिलाएं पहली बार घर की 4 दीवारी को तोड़कर आंदोलन में पार्टिसिपेट की, और साथ ही स्त्रियों के अलावा कई सारे युवाओं ने या यूथ ने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान महिलाओं ने तो पार्टिसिपेशन किया था, लेकिन युवा जो वर्ग थे वो इससे दूर रहे। तो गलत हो जाएगा, ठीक। दूर कौन रहे, जो इंपॉर्टेंट है, किसान और मुसलमान ये इसमें शामिल नहीं हो पाए थे, ठीक है। इसीलिए ये इसकी एक सीमा भी बन जाती है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें किसानों ने बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, हालांकि मुसलमानों की भागीदारी इसमें ना के बराबर रही, ठीक है। तो आप कहेंगे नहीं साहब, किसान भी नहीं थे, ठीक। किसानों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेशन कब किया था? असहयोग आंदोलन में, ध्यान देना, ठीक है। और महिलाओं ने सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर किस में हिस्सा लिया था बताइए? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो ये बातें याद रखना। आप हमेशा सुनते हो ना गांधी वाली लाइन, जो मैंने पिछले पार्ट में भी सुनाई थी कि किसान चल पड़े, जवान चल पड़े, कदमों में उनके कोटि कोटि प्राण चल पड़े, ठीक है। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ठीक। तो वही बात आती है।
सांप्रदायिकता के जहर के अलावा आंदोलन के कुछ तरीकों से भी स्वदेशी आंदोलन को हानि हुई। मतलब कई सारी ऐसी चीज़ें थी जिसने स्वदेशी आंदोलन को बाद में असफल तक बना दिया था। जैसे क्या हुआ था कि मुसलमान इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे। इसका कैरेक्टर काफ़ी धार्मिक था क्योंकि शिवाजी उत्सव नारे ऐसे लगते थे धर्म को लेकर, ठीक, रीति रिवाज और जो त्यौहार थे उनको बेस बनाया गया, तो ये धर्मनिरपेक्ष नहीं हो पाया था। ठीक है, लोगों का कहना है और लोगों का काम है कहना, तो उनको कहने दो, हमें क्या मतलब। हमें जहाँ से क्वेश्चन मिलना था हमने उतनी बातें पढ़ ली। अब जब ये बातें हो गई तो क्या हुआ कि आगे चलकर कांग्रेस को ये लगा, सॉरी कांग्रेस को कह रहा हूँ, अंग्रेजों को ये लगा कि ये जो कांग्रेस संस्था है ना, अब ये सेफ्टी वॉल्व नहीं है, अब ये तो हमारी सेफ्टी के लिए भी खतरा बन गई है। ध्यान देना, कांग्रेस अब अंग्रेजों के लिए सेफ्टी वॉल्व ना होकर उनकी सेफ्टी के लिए ही खतरा बन गई, यानी कि उनके लिए असुरक्षा को उत्पन्न कर दी। तो क्या हुआ, क्या कर सकते थे? क्या कांग्रेस को समाप्त कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो सोचे कि कांग्रेस को समाप्त तो हम कर नहीं सकते, क्यों ना कांग्रेस के दुश्मन को पकड़कर लाया जाए। कांग्रेस का दुश्मन कौन? सर सैयद अहमद खां। ठीक, सर सैयद अहमद खां से कहा गया, किसने कहा? मिंटो ने। ठीक है, कि एक काम करो कि तुम आओ हमारे पास और हमसे कहो कि हमें एक संस्था की स्थापना करनी है मुसलमानों के लिए, हम तुमको अप्रूवल दे देंगे। मतलब वही बात है कि खुद कार्ड मांगवाने गए थे कि आप हमारे यहाँ आओ कि हमें आपकी शादी में आना और कार्ड मांगो आके हमसे, ताकि लोगों को लगे कि देखो हमने उनको बुलाया था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि सर सैयद अहमद खां किए तो कि चलो ठीक है मुस्लिम लीग की स्थापना की जाए, और मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए उन्होंने किसको किसको नियुक्त किया? आगा खां को नियुक्त किया, उस समय नवाब सलीमुल्लाह को नियुक्त किया और मोहसिन उल मुल्क को नियुक्त किया। कहा कि आप लोग जाओ, हमारी मिंटो साहब से बात हो गई है, हमारी मार्ले साहब से भी बात हो गई। देखो मार्ले मिंटो जब आप नाम सुनते हो ना तो याद करना, मार्ले मिंटो की बात हो या मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड बात हो, ये जो पहले नाम आते हैं ना मॉन्टेस्क्यू और यहाँ पे मार्ले, ये दोनों सचिव होते हैं। ठीक है, बाद में जो नाम आएंगे वो आपके वायसराय होते हैं। ठीक है, जैसे मिंटो वायसराय हुआ, ठीक है, मार्ले सचिव हुआ, मॉन्टेस्क्यू सचिव हुआ और चेम्सफोर्ड उस समय का वायसराय हुआ। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो क्या हुआ कि 1906 में मुस्लिम लीग का गठन कर दिया जाता है आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में। ठीक, मुस्लिम लीग का काम क्या था कि कांग्रेस में फूट डालना, मतलब मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रखकर ये बताना कि जो कांग्रेस रूपी संस्था है वो मुसलमानों के हित में काम नहीं करती, वो उनके अहित में काम करती है। ठीक है, और यही चीज़ें आगे चलती रहीं, आगे की स्टोरी है, आप आगे पढ़ते हैं पाकिस्तान के विभाजन को कैसे इसने प्रमोट किया और ये मुस्लिम लीग यहाँ से अलग बनी रही। लेकिन आगे चलकर 1916 के लखनऊ अधिवेशन हम आपको आगे पढ़ाएंगे। लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आ गई, जिसको संयुक्त अधिवेशन बोलते हैं हम। तो उसमें एक साथ आ गई और इनकी पृथक निर्वाचन की मांग को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन नेहरू रिपोर्ट में पृथक निर्वाचन की मांग को अनएक्सेप्ट कर दिया, जिस कारण जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांगे रख दी थी। आपने ये बातें पढ़ ली हैं। ठीक, लेकिन हम आज आपको लखनऊ पैक्ट जरूर पढ़ा देंगे। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। मुस्लिम लीग पे आपसे डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, दो ही तरीके के क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना से जुड़े कौन थे, आगा खां जुड़े थे, नवाब सलीमुल्लाह खां जुड़े थे, मोहसिन उल मुल्क जुड़े थे। दूसरा क्वेश्चन इससे क्या पूछा जा सकता है कि इनको क्रम में लगाइए। कैसे क्रम में लगाइए? आपको दे देंगे कांग्रेस की स्थापना, आपको दे देंगे मुस्लिम लीग की स्थापना, स्वदेशी आंदोलन, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, तो आप बता देंगे साहब कांग्रेस की स्थापना पहले आएगी, स्वदेशी आंदोलन पहले आएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना पहले आएगी, फिर आएगा मार्ले मिंटो सुधार। क्लियर? ऐसे आपको क्रम में लगाने को क्वेश्चन दे देगा। बाकी आपको यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक, पर्पस क्या थे आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, लेकिन देख लीजिए क्योंकि संदेह है कि पूछा जा सकता है। ठीक है, सरकार है, भरोसा नहीं है, क्योंकि ऐसे टॉपिक आपको मिलते नहीं ना कहीं पे। तो हो सकता है कि मुस्लिम लीग के मुख्य उद्देश्य था, आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करते हुए इसका विस्तार करना, मुसलमानों में अन्य संप्रदायों के प्रति उत्पन्न होने वाली असहिष्णुता व कटुता की भावना के प्रसार को रोकना। ये ध्यान रखना, असहिष्णुता का मतलब क्या होता है?
सहिष्णुता का मतलब होता है, सहिष्णुता का मतलब होता है सहन करना। सहन करना का मतलब क्या होता है कि किसी भी दूसरे धर्म की बात को, उसके विचार को, उसके मत को बिना विरोध किए उसकी बातों को सुन लेना, सहन कर लेना। असहिष्णुता का मतलब ये होता है कि उसकी बातों को विरोध के स्वरूप में लेना, उसकी बातों को ना मानना और उसकी हर एक बात का विरोध करना। समझ गए? इसको बोलते हैं असहिष्णुता। क्लियर? तो ये चीज़ें आप समझ सकते, तो वही बात यहाँ पे दी गई हैं। ठीक, फिर बात आती है कि 1908 के अमृतसर अधिवेशन में पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की और जिसे 1909 में मार्लियामेंटो ने मान लिया। क्यों मान लिया? आपको स्टोरी पता है, बाकी ऑप्शनल में हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें आप और देख लीजिए। क्या देख लीजिए? 2-3 चीज़ें। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906 ये किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1906 का कलकत्ता अधिवेशन नरमपंथी और गरमपंथी यानी कि इनके मतभेद हो गया था, इस कारण दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में किया गया। और इम्पॉर्टेंट बात क्या थी इसमें स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन यानी कि स्वराज से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए गए। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे किस चीज़ को लेकर। पहले आपने पढ़ा था बनारस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्लियर? और अब आप पढ़ रहे हैं कलकत्ता अधिवेशन। बनारस अधिवेशन में क्या हुआ था? स्वदेशी और बहिष्कार को प्रमुख उद्देश्य बनाया गया। ठीक है, वहाँ पे मैंने एक चीज़ एक्स्ट्रा बोल दी थी, वो गलती से निकल गया था कि वहाँ पे 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे, उस पे नहीं था, कलकत्ता में था। ठीक है, तो कलकत्ता में क्या था कि 4 प्रस्ताव पारित हुए, राष्ट्रीय शिक्षा, बहिष्कार आंदोलन, ठीक है, स्वदेशी यानी कि स्वराज जिसको बोलते हैं, और स्वदेशी मूवमेंट की स्थापना। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा प्रस्ताव नहीं था या इससे संबंध नहीं था, तो आप बता देंगे कि पूर्ण स्वराज साहब नहीं था अगर देगा। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। इसी में स्वराज की मांग की प्रस्तुति की, और आपको पता है कि स्वराज नहीं मिलता है, यहाँ तक कि नेहरू रिपोर्ट तक में स्वराज हमें नहीं मिलता है। फिर हम लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। आगे चलकर क्या होता है कि सूरत विभाजन होता है। सूरत विभाजन, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि सूरत विभाजन का संदर्भ है कांग्रेस का नरम पंथियों और गरम पंथियों में विभाजित हो जाना। ठीक है, एक तो ये। दूसरा चीज़ क्या आपको लेकर क्वेश्चन पूछेगा कि ये विवाद हुआ क्यों? क्योंकि अध्यक्ष के पद को लेकर विवाद हुआ था। उग्रवादी चाहते थे कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए। ठीक है, या कुछ तो चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक ही बन जाए, और कुछ क्या चाहते थे कि रास बिहारी घोष को बनाया जाए। अब एक बात बताइए, कल हमने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, रास बिहारी घोष और रास बिहारी बोस। मैंने आपको क्या कहा था कि घोष जो थे वो कांग्रेस से सम्मत थे, बोस जो थे वो क्रांतिकारी थे, और यही बोस आगे जाकर सुभाष चंद्र बोस को क्या देते हैं? अपनी आज़ाद हिंद फौज INA। ठीक है, तो आप ये समझ गए। तो ये वो रास बिहारी घोष हैं जो कांग्रेस से संबंधित थे। ठीक, इनको फिर इस अधिवेशन की अध्यक्षता दे दी गई और यही उसके अधिवेशन के अध्यक्ष बने। क्लियर? और दूसरा कारण क्या था? बंगाल विभाजन को लेकर, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि नरमपंथी चाहते थे कि इसका प्रसार केवल बंगाल तक हो और उग्रवादी चाहते थे कि बंगाल के बाहर भी हो। तीसरा कारण था कि प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत समारोह को लेकर, जिसका उग्रवादियों ने विरोध किया था। ठीक है, और अन्य भी कई कारण थे कि जैसा वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हो, और भी सारी चीज़ें। आपसे क्वेश्चन हालांकि नहीं पूछेगा। ठीक है, ये पहला विभाजन था कांग्रेस के अंदर। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ये विभाजन हो गया ना दोनों में, तो कौन बाहर जाएगा बताइए? नरमपंथी की गरमपंथी? बताइए कौन जाएगा? गरमपंथी बाहर जाएंगे, क्योंकि वो नहीं रह सकते, नरमपंथी बने रहेंगे। और फिर ये नरमपंथी और गरमपंथी आपस में मिल जाते हैं। कब बताइए? 1916 के लखनऊ पैक्ट में। इसीलिए लखनऊ पैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आगे हम पढ़ाएंगे आपको, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार दास ने की थी। ठीक है, फिर आता है दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में हुआ। दिल्ली दरबार का आयोजन सिंपल सा मतलब था, राजधानी परिवर्तन से था, जॉर्ज पंचम को आना था। ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जॉर्ज पंचम आना था, जो कि उस समय वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, ये लोग आए तो इन्होंने दो काम इंपॉर्टेंट किए। एक तो दिल्ली राजधानी बनाया गया। ठीक है, दूसरा क्या हुआ
कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। तीसरा क्या हुआ, इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने राष्ट्रगान गाया। क्लियर, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये है बेसिक जानकारी के लिए कि भारत में कितने दिल्ली दरबार हुए थे, तो 3 बार दिल्ली दरबार हुए थे। प्रथम हुआ था लिटन के टाइम पीरियड में 1877 में, जिसमें इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित करने के साथ केसर हिंद की उपाधि भी दी गई थी। दूसरा हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पे 1903 के दौरान, जो कि मैंने अभी बताया कि उग्रवादियों के एक कारण था उनके आने का। ठीक, तीसरा ये 1911 का, यानी कि 3 दरबार हुए, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन और बताइए अभी आपने पढ़ा लॉर्ड लिटन। ठीक है, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, समझ गया। चलिए फिर बात आती है कि दिल्ली षड्यंत्र केस इसी समय रचा गया 1912 में। वायसराय हार्डिंग जब अपने परिवार के साथ आ रहे थे तो उन पर बम फेंका गया। ठीक है, रास बिहारी बोस, वही ध्यान आए, रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल को लेकर। हालांकि रास बिहारी बोस तो यहाँ से गायब हो जाते हैं, लेकिन सचिन सान्याल और बाकी सब पर मुकदमा चलाया जाता है और उन्हें फांसी दे दी जाती है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर आता है कि कई सारी अन्य क्रांतिकारी गतिविधियाँ भारत में शुरू हो गई, उन पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। क्या क्वेश्चन पूछेगा, एक तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किसने किया, तो लाला हरदयाल ने किया था। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि काबुल में प्रथम अस्थायी सरकार किसने गठन की थी, महेंद्र प्रताप सिंह ने की थी, जिसके प्रधानमंत्री बरकतुल्ला हुए थे और जिसके अध्यक्ष सोहन सिंह थे। सोहन सिंह काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ कि 1913 में गदर पार्टी या गदर आंदोलन की शुरुआत हुई। गदर वास्तव में 1857 को हम गदर भी कहते हैं। ठीक है, और आप में से कई सारे बच्चों के दिमाग में तो गाना भी आ गया होगा ना, उड़ जा काले कांवा, तो वो वाली गदर नहीं है, ये गदर वो मूवी है। ठीक है, तो ये गदर, वो गदर एक प्रेम कथा है, आप लोग पढ़ते होंगे, उसमें लिख के आता है ना कि गदर एक प्रेम कथा। ठीक, तो वो गदर प्रेम कथा नहीं है, ये गदर आंदोलन और गदर पार्टी है। ठीक है, इस गदर पार्टी को कब स्थापित किया था, इस पे क्वेश्चन बनेगा। किसने स्थापित किया था, इस पे क्वेश्चन बनेगा। पत्रिका कौन सी थी, उस पे क्वेश्चन बनेगा। तो तीनों चीज़ें आपको पता हो। 1913 में गठन हुआ फ्रांसिस्को में, यानी कि सैन फ्रांसिस्को में। आपको ऑप्शन क्या देता है, स्टुअर्टगार्ट, जर्मनी में, पेरिस में, ऐसे देगा। तो आपको पता नहीं साहब, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी स्थापना। ठीक है, इनका एक जो पत्र था गदर, वो साप्ताहिक था। खास बात क्या थी कि उर्दू में उसका पहला अंक प्रकाशित हुआ था और साथ ही कई अन्य भाषाओं में भी वो प्रकाशित होता था। ठीक है, इतनी बातें आपको पता हो। दूसरी बात कि इससे रिलेटेड और कौन से पर्सन थे, रामचंद्र थे, बरकतुल्ला थे, रामदास पुरी थे, सोहन सिंह बाखना थे, करतार सिंह सराबा थे, भाई परमानंद थे, भगवान सिंह थे। ठीक है, इतने सारे लोग जुड़े थे और ये सब के सब कनाडा वगैरह में रहते थे। और आपको पता होना चाहिए, इसीलिए आज भी जितने भी पंजाबी आपको मिलेंगे ना, वो सब कनाडा क्यों जाते हैं, इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनका बचपन से कनाडा से रिश्ता है। ठीक है, तो आपको इतना पता, जितने गाने आएंगे आप लोग सुनते होंगे ना, पंजाबी जितने लिरिक्स गाने होते हैं सब कनाडाई वाले तो होते हैं गाने। ठीक, फिर बात आती कामागाटा मारू प्रकरण। देखो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, ये क्रम लगाने पे आते हैं। ठीक है, और मूल पर्पज इनका आता है। अभी हम आपको क्रम लास्ट में बता देंगे, हालांकि पिछली बार हमने आपको क्रम नहीं बताया था, लेकिन आज हम आपको क्या करेंगे, 1885 से लेके 1947 तक का क्रम बता देंगे। ठीक है, आप खुश हो जाइएगा। क्लियर, हालांकि हमने एक PDF शेयर कर दी है अपने टेलीग्राम चैनल पर, संपूर्ण भारतीय इतिहास पाठ्यक्रम के रूप में, तो वो आप देख सकते हैं जाके वहाँ पे। ठीक, कामागाटा मारू प्रकरण क्या था, एक तरीके का जहाज था कामागाटा मारू। ठीक है, हुआ क्या था कि कनाडा भारतीयों को जाना था, तो उनको बीच में वहाँ से वापस बुला लिया गया। ठीक है, गुरुदत्त नाम के एक व्यापारी थे, वो जहाज से जा रहे थे किराए पर लेकर जापानी जहाज को, दक्षिण पूर्व एशिया के पास वैंकूवर पहुंचने वाले थे। ठीक है, और जब वो वहाँ पहुँचे तो अंग्रेजों ने उनको वहाँ से वापस बुला लिया और भारत के कहाँ पे, बजबज नाम के बंदरगाह पर उतारकर इनके साथ हिंसात्मक कार्रवाइयाँ की गई। तो ये सारी चीज़ें आप देखने को मिलेगा। ठीक, शोर कमेटी का गठन किया गया था, इससे ज़्यादा आपसे इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, कामागाटा मारू प्रकरण यानी कि किससे संबंध था, आप बता सकते हो, एक तरीके का जहाज था। कई बार क्वेश्चन आया PCS में, और खासतौर पे UP PCS पर तो काफ़ी बार आया क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको याद नहीं रखना है। फिर आता है होम रूल लीग की स्थापना। देखो होम रूल लीग 2 लोगों की बनी थी, एक बाल गंगाधर तिलक की और एक एनी बेसेंट की। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को पढ़ते हैं। तिलक व एनी बेसेंट ने अपने अपने क्षेत्र बांट लिए थे।
तिलक ने नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लाकर रहूंगा। अभी पहले भी आप पढ़ चुके थे, उन्होंने बोला था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लाकर रहूंगा। ठीक है, फिर बात आती है क्या कि तिलक ने होम रूल लीग जो बनाई थी उसमें होम रूल लीग का प्रारंभ किया गया और इसका क्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत व बरार में था। क्लियर, यानी कि इसका क्षेत्र सीमित था। और जबकि एनी बेसेंट का जो क्षेत्र था ना वो पूरे भारत में था, केवल इन क्षेत्रों को छोड़कर। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या तिलक का होम रूल लीग एनी बेसेंट के होम रूल लीग से बड़ा था? तो नहीं साहब, वो छोटा था। और आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी ने किसकी होम रूल लीग का बेस बनाया था? एनी बेसेंट का। ठीक है, आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। और इसी को बेस बनाकर उन्होंने जब तक कांग्रेस में नहीं जुड़े थे तब तक इसी से आंदोलन करते थे। ठीक है, एनी बेसेंट ने 1916 सितंबर में बनाया, यानी कि पहले किसकी बनी थी? तिलक की, फिर बनी थी एनी बेसेंट की। क्लियर, इस आंदोलन में उनके सहयोगी थे जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर। एक बार एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने? तो नहीं, उनकी स्थापना की थी मैडम ब्लावत्स्की ने। क्लियर, हालांकि हम आपको बाद में पढ़ाएंगे अगले पार्ट में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एनी बेसेंट ने नहीं की थी। दूसरा क्वेश्चन एनी बेसेंट पे क्या बनता है कि प्रथम कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। प्रथम कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी? सरोजनी नायडू। ठीक है, आपको बताएंगे, ये तथ्य इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एनी बेसेंट के आंदोलन का कार्यक्षेत्र काफी विस्तृत था, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें कई सारे लोग जुड़े थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे, भूलाबाई देसाई थे, चित्तरंजन दास थे, तेज बहादुर सप्रू थे, लाला लाजपत राय थे, मदन मोहन मालवीय थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, बी चक्रवर्ती थे, जे बनर्जी थे, ये कई सारे लोग इससे जुड़े हुए थे। ठीक है, 1917 में पहला महिला अध्यक्ष इनको बनाया गया, मैंने देखो बताया ना, प्रथम महिला अध्यक्ष। और आपको पता होना चाहिए 4 बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है इस पे। ठीक है, पता होना चाहिए। एनी बेसेंट के पत्र थे न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। आपको पता होना चाहिए यंग इंडिया किसका था? लाला लाजपत राय का। और किसका था यंग इंडिया? महात्मा गांधी का। न्यू इंडिया किसका था? एनी बेसेंट का। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते, जैसे मोदी जी न्यू इंडिया की संकल्पना कर रहे हैं ना, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यू इंडिया का कॉन्सेप्ट आप बता सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किसका पत्र था? तो फिर आप वहाँ पे अगर ये बोल दिए कि सॉरी सर, तो फिर नंबर कट जाएंगे। हर बार सॉरी बोलना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, चलिए फिर बात आती है क्या कि ध्यातव्य हो कि एनी बेसेंट की मुख्य पत्रिका न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ तथा तिलक की मराठा जो कि अंग्रेजी में थी और जो कि केसरी वो मराठी में थी। सिंपल सी बात है कि मराठा मराठी में नहीं था। ठीक है, इतना बस जान लो। इसमें स्वशासन व राष्ट्रीयता के विचारों का प्रचार प्रसार किया गया। इतनी बातें हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़नी है। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि इस होम रूल लीग ने क्या किया और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक, उस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दूसरा लखनऊ समझौते पे। तो ये दोनों चीज़ें हम कंप्लीट कर लेते हैं और फिर आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। आंदोलन ने शिक्षित वर्ग के साथ साथ जन सामान्य की महत्ता को प्रतिपादित किया और सुधारवादियों द्वारा तय किए गए स्वतंत्रता आंदोलन की मानचित्रावली को स्थायी तौर पर परिवर्तित कर दिया। क्लियर, इसने राष्ट्रवादियों की एक नई पीढ़ी को जन्म दिया। 1917 में मॉन्टेस्क्यू घोषणा पर जिसे उत्तरदायी शासन का वादा किया गया था, ठीक है, होम रूल लीग के आंदोलन का ही परिणाम था। मतलब होम रूल लीग की मेहनत का ही परिणाम था कि इसमें उत्तरदायी शासन की बात की गई थी। और आपको पता होना चाहिए कि होम रूल लीग आंदोलन की एनी बेसेंट ने मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का समर्थन किया था, जबकि बाकी सब ने इसका विरोध किया था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और इसी चीज़ को लेकर एनी बेसेंट फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से अलग हो जाती हैं। समझ गए? इतनी बातें अगर आपको पता है तो बस फिर आपका तो यूपीएससी हो ही गया। अब आप यहाँ पे देख लीजिए 2-3 चीज़ें और कि होम रूल लीग के बढ़ते प्रभाव और कांग्रेस में इस सक्रियता से ब्रिटिश सरकार चिंतित होकर होम रूल लीग के प्रमुख नेताओं एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल, बीपी वाडिया को गिरफ्तार कर लिया, जिसके विरोध में सर सुब्रमण्यम अय्यर ने सर की उपाधि को त्याग दिया। अब आपको कहाँ पे क्वेश्चन घुमा देगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के उसमें सुब्रमण्यम अय्यर ने सर की उपाधि त्याग दी। तो नहीं साहब, होम रूल लीग के आंदोलन के दमन के फलस्वरूप उन्होंने सर की उपाधि को त्याग दिया। क्लियर?
अब लास्ट हमारा है लखनऊ समझौता, और इसके बाद फिर हमारी सारी घटनाएं पूरी कंप्लीट हो जाएंगी, और फिर हम आपको लास्ट में जाते जाते सबका एक 1885 से लेके पूरा एक क्रमवार व्यू दे देंगे, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, मैंने आपको बताया था। अंबिका चरण मजूमदार दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके दो इम्पोर्टेंट फीचर थे, एक तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ समझौते में आ गई, पृथक निर्वाचन को एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि मैंने फिर से बता रहा हूं कि पृथक निर्वाचन को कहां पर अनएक्सेप्ट कर दिया गया, नेहरू रिपोर्ट में, ठीक। दूसरी बात, इसमें जो सूरत विभाजन के दौरान नरमपंथी और गरमपंथी अलग हुए थे, वो फिर से इसमें एक आ गए, ठीक है। इतनी बातें आप पता चल गई। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी वही कहानियाँ जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए। अब हम आपको क्या कराते हैं, एक बार क्विक रिवीजन करा देते हैं ताकि आपको पूरी घटनाएं क्रम में बनी रहें, ठीक है। फटाक से देखिएगा, डिस्टर्ब मत होइएगा। देखो, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना के बाद 1905 का बंगाल विभाजन की बात की गई। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। कलकत्ता बनारस अधिवेशन होता है, ठीक है। बनारस अधिवेशन पहले होता है, तब स्वदेशी आंदोलन होता है, ठीक। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। यहाँ पे स्वदेशी और बहिष्कार की बात आई, ठीक। फिर कलकत्ता अधिवेशन होता है। इस कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी, बहिष्कार, बताइए, स्वराज और क्या था, राष्ट्रीय शिक्षा, ये 4 प्रस्ताव पारित होते हैं। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, बताइए। इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। फिर आगे चलकर क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। फिर सूरत विभाजन हुआ, पार्लियामेंटो सुधार आया, पृथक निर्वाचन की शुरुआत हुई, ठीक। फिर आगे क्या हुआ, दिल्ली दरबार हुआ, बंगाल विभाजन रद्द हुआ, राजधानी दिल्ली बनाई गई। फिर आगे क्या हुआ, बताइए। आगे हुआ हमारा गदर पार्टी की स्थापना। फिर आगे क्या हुआ, कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू प्रकरण के बाद होम रूल लीग की स्थापना। होम रूल लीग की स्थापना तिलक की अलग थी और एनी बेसेंट की अलग थी, ठीक है। तिलक का क्षेत्र छोटा था, एनी बेसेंट का क्षेत्र बड़ा था। एनी बेसेंट को पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया, और इसके बाद लखनऊ अधिवेशन हुआ जो कि अंबिका चरण मजूमदार के नेतृत्व में हुआ। इसमें कांग्रेस में दोनों बिखरे हुए धड़ जो सूरत अधिवेशन में थे वो एक साथ मिल गए, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ मिल गई। इतनी घटनाएं आप पढ़ चुके, ठीक है। अब इसके बाद बताते हैं, इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद हुआ महात्मा गांधी आते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी क्या करते हैं, चंपारण आंदोलन करते हैं, ठीक है। चंपारण खेड़ा करते हैं, खेड़ा अहमदाबाद मिल मजदूर करते हैं। और इसी दौरान आपको क्या देखने को मिलता है, रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में रविन्द्रनाथ टैगोर हों और या फिर शंकर नारायण हो, ये अपनी उपाधियां त्याग देते हैं। यानी कि शंकर नारायण ने तो वायसराय की कार्यकारिणी पद से त्याग पद दिया था और उन्होंने अपनी उपाधि त्याग दी थी, ठीक। इसके बाद क्या होता है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आती है। उसके बाद क्या होता है, बताइए। उसके बाद होता है खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना के बाद बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह के बाद क्या होता है, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के बाद बताइए, हालांकि नेहरू रिपोर्ट के पहले आप साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के बाद क्या होता है, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन के बाद दांडी मार्च। दांडी मार्च के पहले क्या होता है, बताइए। दांडी मार्च के पहले होता है गांधी इरविन की 11 सूत्री मांगे, और फिर दांडी मार्च होता है। दांडी मार्च का सविनय अवज्ञा शुरू होता है। फिर गांधी इरविन समझौता होता है। फिर उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। हालांकि गांधी इरविन समझौते के दौरान ही क्या होता है कि भगत सिंह को फांसी मिल जाती है 23 मार्च 1931 को। उसके बाद कराची अधिवेशन होता है। कराची अधिवेशन के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। वहां से वापस आते हैं, सांप्रदायिक पंचायत होता है। सांप्रदायिक पंचायत के बाद बताइए पूना पैक्ट होता है, जिसमें दलितों को आरक्षण की बात की जाती है। फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना होती है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होती है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है। लिनलिथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव आता है। क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स के बाद भारत छोड़ो आंदोलन होता है। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद बेबल योजना आती है। शिमला समझौता होता है। शिमला समझौते के बाद क्या होता है, बताइए, बताइए ना क्या होता है। शिमला समझौते के दौरान ही आपको क्या देखने को मिलता है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होती है। फिर क्या होता है, बताइए, लाल किला मुकदमा चलता है। नौसेना विद्रोह होता है। कैबिनेट मिशन आता है, और फिर 3 जून की घोषणा होती है। माउंटबेटन योजना आती है, और भारत को आज़ाद कर दिया जाता है। इतनी घटनाएं आपने पढ़ ली, ठीक है। फिर संविधान का निर्माण होता है। ऐसे ही आपसे क्रम पूछेगा, और ये क्रम आपको बस याद रखना है, क्लियर।
उम्मीद है, हो सकता है कहीं पे क्रम वैसे मिस तो मैंने नहीं किया है, लेकिन अगर कहीं, क्योंकि मेरा इंटेंशन देखो सही होता है, कई बार क्या होता है ना कि हम कुछ बोलते हैं वो गलत निकल जाता है, बट हमारा उद्देश्य यहाँ से सही होता है। तो एक दो जो छोटी छोटी एरर होती हैं उनको आप थोड़ा अवॉइड किया करिए। हालांकि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम उसको ज़रूर रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि होता क्या कि वीडियो को एक बार नहीं बनाया जाता है और कोई हमारे पास बुक तो होती नहीं है, जितना होता है थिंकिंग से ही होता है, और उस समय दिमाग में कई सारी चीज़ें चल रही होती हैं। जैसा कि आपने देखा ही था कि बनारस अधिवेशन को लेके और कलकत्ता अधिवेशन को लेकर हमने थोड़ी सी कन्फ्यूजन दिखाई थी, और इसके अलावा हमने शुरू में भी एक जगह पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट की थी, लेकिन बाद में हमने उसे सॉल्व कर दिया था। क्लियर? तो हो जाता है, क्योंकि जब आप बैलेंस करते हैं, होता क्या ना कि जब हम हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हमें कहानी के रूप में पढ़ा देते हैं और फिर घटनाओं को पढ़ाते हैं। लेकिन तथ्यात्मक में क्या होता है कि किताबें क्रम में नहीं होती हैं। जैसे आप अभी देख रहे थे कि इसमें घटनाएं क्रम में नहीं थी, हमने लेकिन इनको क्रम में बना कर पढ़ा है। इसमें कहाँ आपको दिया कि कांग्रेस की स्थापना को पहले क्या था, क्या प्रोविजन थे, ऐसा तो था नहीं। बिपिन चंद्र पाल की भी घटना का इसमें जिक्र नहीं आया कि उन्होंने कहा था कि ये एक तरीके का तड़ित चालक है, लेकिन हमें बनाना पड़ता है और उसी बनाने के दौर में कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, लाला लाजपत राय वाली कन्फ्यूजन हुई थी जो पहली हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सारे टॉपिक कवर हो गए। अब हम क्या करते हैं, 1885 के पहले की घटनाओं को पढ़ेंगे, जिसमें हमारा सामाजिक सुधार आंदोलन आएगा, जिसमें हमारा कांग्रेस से पहले की कई संस्थाएं हैं उनकी स्थापना आएंगी, और छोटे छोटे जो टॉपिक हैं वो सारे हम कवर कर लेंगे। क्लियर? तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, और हो सके तो अपने आप को वैक्सीनेशन प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवाइए और अपने लिए वैक्सीन लगवाइए। क्लियर?